सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू एसएसपी। दिस इज ब्रह्मास्त्र का चौथा दिन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई होप आप लोगों ने डे 1, डे 2, डे 3 देख लिया है। बच्चा अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर कमेंट में भी पिन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, लिंक देख लेना, क्योंकि ये सीरीज स्पेशली आप विद्यार्थियों के लिए है जो लोग पूरे साल कुछ नहीं फिजिक्स पढ़े थे, फेल होने का डर था, और इन वीडियोस को देख करके ब्रह्मास्त्र के अस्त्रों को चला करके आप सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का संहार कर सकते हैं। आपको इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चा लोग कि पेपर में आप लिख करके आओगे, और अच्छे से अगर तरीके से चल गए ना बच्चा, तो आपके 30 से 35, 40, 50 मार्क्स भी आ सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना, पानी की बोतल ले लीजिए। आज आपके ब्रह्मास्त्र का चौथा दिन है। डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4। ये 4 वीडियो होंगी उन बच्चों के लिए, ओनली फॉर बैक बेंचर्स। सिर्फ नाम का है बच्चा बैक बेंचर्स। अगर तू रियल विद्यार्थी है, दिल से जुड़ा हुआ है बाबा एसएसपी के साथ ना मेरे प्यारे बच्चे, तो तुझे कोई फेल ही नहीं कर सकता यार। और इन वीडियोस को देखने के बाद आप फेल बिल्कुल भी नहीं होंगे। शर्त बस इतनी है कि इन वीडियो के अंदर बताए गए तमाम चीजों को फॉलो करें, और जितना पढ़ा रहा हूं उसको याद कर लीजिए। कैसे याद कर सकते हैं? लिख लिख करके। समय ज़्यादा नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा। नए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्मास्त्र के चौथे दिन में आज हम कवर करेंगे पूरा मॉडर्न फिजिक्स 11, 12, 13, 14। कैसे सोच सकते हो कि आप फेल हो जाओगे? ये चैप्टर अकेले 19 मार्क्स का है, जिसमें से चैप्टर 14 7 मार्क्स का, चैप्टर 13, 12 और 11 12 मार्क्स का है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप लास्ट में पढ़ रहे हैं, तो झूठ नहीं बोलूंगा बच्चा, तो आप 19 में से 19 मार्क्स लेकर के आ जाओगे, विच इज फैक्ट। नहीं आ सकते। और ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में कुछ भी असंभव है, आ भी सकता है। तुम अगर पिछले 10-12 दिन से भी चैनल के विद्यार्थी बने हो ना, तो तुम 19 में से 19 मार्क्स भी ला सकते हो। लेकिन अगर लास्ट में आप पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो हमारी कोशिश ये रहेगी, आपकी भी कोशिश ये रहे कि सचिन भैया जो भी हमें पढ़ाएंगे, बाबा एसएसपी हमें जो भी पढ़ाएंगे, वहां से हम 10 से 12 मार्क्स अंकित करें। अब जरा सोचना, कल जो पढ़ाया था वहां से भी 12 मार्क्स 18 में से, या 10 मार्क्स, डे 2 में भी 10 मार्क्स, उससे पहले भी 10 मार्क्स, तो 40 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए। पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि पूरे 19 मार्क्स का सवाल आपके पेपर में दिखेगा। लेकिन अगर आप ढंग से कर रहे हो तो 19 से 19 मिलेगा, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भूल गए, जो कि हो सकता है हो जाए, तो तब भी आप 10 से 12 मार्क्स लेकर के आ पाएंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं बच्चा। आज हम थोड़ा सा रिवर्स चलेंगे। हम सबसे पहले चैप्टर 14 से स्टार्ट करेंगे। पहली बार पढ़ो रहे हो बच्चे, तो भी तुम्हें इस चैप्टर से मैं प्यार करवा दूंगा, राइट। और जो भी यहाँ लिखूंगा ये टेलीग्राम से आप ले लेना, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर हम 13, 12, 11 पर चलेंगे। इनमें सबसे बड़ा चैप्टर यही है, सबसे प्यारा चैप्टर भी यही है। लोग डराते हैं कि बहुत खतरनाक चैप्टर है, लेकिन बाबा एसएसपी आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको चैप्टर 14 से प्यार ना हुआ ना, तो मैं नाम बदल दूंगा। आ जाओ, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेमीकंडक्टर। यहाँ पर ये शीट के अंदर सारी चीजें दे रखी हैं। हम सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। सेमीकंडक्टर में वैसे ही बहुत सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपको मजा आ जाए ऐसी सी चीजें हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर से जेनर डायोड जा चुका है, ट्रांजिस्टर जा चुका है, जहां से थ्योरी आती है, क्योंकि चैप्टर बेसिकली थ्योरी पर ही बेस्ड है। 7 मार्क्स का चैप्टर है। वो थ्योरी में से सबसे पहली थ्योरी आ सकती है बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। मैं आपको जितने पॉइंट्स बोलूंगा ना, बस वो पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। आ जाओ बच्चा लोग। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन अगर आएगा पेपर में तो सीधा सीधा भी आ सकता है कि एक्सप्लेन एन टाइप सेमीकंडक्टर, 3 मार्क्स का, ठीक है। या फिर एक्सप्लेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, 3 मार्क्स का। या फिर ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन, या 3 डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप। अभी आप देखना 3 डिफरेंस लिख दोगे, आपके 3 मार्क्स पक्के। तो चलिए एन टाइप पी टाइप दोनों समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना लेना है, ऐसे सिलिकॉन का, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का, और यहाँ पर ऐसे सिलिकॉन का, है ना बच्चा। सिलिकॉन सिलिकॉन आपने बनाया, और ऐसे ऐसे आप मस्त पंखे जैसा डिजाइन बना दीजिए। फिर यहाँ पर ऐसे डॉट कर देना, एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। ये क्या होता है? ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। यहाँ पर भी सिलिकॉन बना देना। पी टाइप अगर आए तो इसके अंदर ही बना देना। देखो आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि पूरी थ्योरी आपको अभी की अभी याद हो जाएगी। आप पूरे दिन भर में आप इसको पूरा याद कर लीजिएगा आराम से। यहां पर भी हम कर देते हैं डॉट 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 और डॉट डॉट, ठीक है बेटा। सबसे पहली बात कि अगर हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो सबसे पहले हम पॉइंट याद करेंगे कि एन टाइप बनाने के लिए हमें पेंटावैलेंट नाम की इंप्यूरिटी को ऐड कराना होगा।
अब यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है क्योंकि 7 मार्क्स का चैप्टर है। तो आपको क्या याद रखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी का यूज करेंगे। मतलब क्या होता है भैया पेंटावेलेंट का? तो पेंटावेलेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जिसके अंदर लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब ये याद रख लीजिए आप, 5 इलेक्ट्रॉन वाला कौन हो सकता है? फास्फोरस। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं फास्फोरस में? 5। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन में से ये एक 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 कुल मिला के कितने हो गए? 4। तो 4 लोग तो काम में लग गए। कौन से काम में? कोवेलेंट बॉन्ड में। तो आप यहां पर लिखोगे आउट ऑफ, दूसरा पॉइंट, आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, अरे यार ये तो 6 हो गया गलती से, आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन जो 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो कहां सेट हो गए? कोवेलेंट बॉन्ड में, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड में। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? फ्री रहेगा, फ्री में आ गया। क्यों? क्योंकि पेंटावेलेंट बनाने के लिए बोला ना मैंने, सॉरी एन टाइप बनाने के लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 5 में से 4 लोग सिलिकॉन के 4 कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, एक फ्री में मिल गया। अब ये एक जो इलेक्ट्रॉन फ्री में मिल गया इसको, तो इस फास्फोरस को कैसी अशुद्धि आप बोलोगे? इंप्योरिटी मतलब अशुद्धि, क्योंकि प्योर था सिलिकॉन, उसमें आपने इंप्योरिटी मिला दिया। तो इसे हम कहेंगे तीसरा पॉइंट टोनर इंप्योरिटी। याद रहेगा? बस ये 3 पॉइंट भी अगर तुम याद रखोगे कसम उड़ान जलेगी बच्चा, तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। पहला पॉइंट, एन टाइप बनाने के लिए हमें पेंटावेलेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट, पेंटावेलेंट मतलब फास्फोरस लिया, फास्फोरस मतलब 15 लास्ट के ऑर्बिट में 5। कैसे 5? तो 2 8 10 5 15, क्योंकि फास्फोरस का 15 होता है। खैर अब तुमने लास्ट में इतना मत डीप में सोचो कि तुम्हें याद रखना है। फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 लोग काम पे लग गए। कौन से काम में? कोवेलेंट बॉन्ड में। एक इलेक्ट्रॉन फ्री में मिला, इसलिए इस फास्फोरस को बोला डोनर, क्योंकि डोनेट करता है। फिर एक रेशियो याद रखिएगा। क्या रेशियो याद रखना है? कि 10 की पावर 6 प्योर सिलिकॉन अगर होते तो सिर्फ आप एक इंप्योरिटी मिलाते। तो अगर 1 मोल है प्यारे बच्चों तो इसमें कितना होगा? 10 की पावर 7 इंप्योरिटी। बात समझे? ऐसा नहीं होता ना कि दूध में हम कितना भी पानी मिला सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी की बैंड बच जाएगी। दूध में पानी मिलाया जाता है लेकिन एक फिक्स रेशियो में। वैसे ही यहां पर भी ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से फास्फोरस मिला दिया, एक फिक्स रेशियो होगा। रेशियो क्या होगा कि अगर 10 पावर 6 प्योर सिलिकॉन है तो उसमें सिर्फ एक मिलाओ। तो अगर 1 मोल है तो कितना? 10 पावर 17। अब बताओ अगर एक फास्फोरस आया तो अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया? फ्री में, फ्री में 5 ला रहा था बट 4 तो काम पे लग गए ना। तो फ्री कौन है? ये वाला। एक फास्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन लाया अपने साथ, 2 फास्फोरस 2 इलेक्ट्रॉन लाता, तो 1 मोल में 10 पावर 17 इंप्यूरिटीज यानी 10 पावर 17 फास्फोरस अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेके आ गया? 10 पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो अल्टीमेटली बच्चा 5वां पॉइंट ये हो गया कि सर जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से अधिक होगी, इसीलिए छठा पॉइंट बनेगा जो करंट की संख्या है वह होल से ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन पर साइन चिन्ह नेगेटिव होता है, इसीलिए इन्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। बोल बेटा कोई फेल कर सकता है तुझे? प्यार हुआ इस टॉपिक से? अरे तो बाबा एसएसपी का बच्चा यार, क्यों अपने आप को अकेला समझता है? तुम्हारे साथ है बाबा एसएसपी तो किस बात की चिंता। याद हो गया सर? एकदम अच्छे से। और कसम उड़ान चलेगी तुम्हें ये याद है तो तुम्हें ये भी आ जाएगा बच्चों। अभी इसके जैसा ही सब कुछ है। क्लियर हुआ ना? फिर से समझ लीजिए। एन टाइप बनाने के लिए पेंटावेलेंट बनाएंगे, पेंटावेलेंट लाएंगे, पेंटावेलेंट में फास्फोरस है, 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन काम पे लग गए कोवेलेंट बॉन्ड में, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। 10 पावर 6 में 1 मिलाते हैं तो 1 मोल में 10 पावर 17, 10 पावर 17 अपने साथ 10 पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। एन बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो करंट की संख्या इलेक्ट्रॉन की वजह से भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पर साइन माइनस होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर। इतने पॉइंट लिख दोगे भाई साहब एग्जाम में पागल हो जाएगा कि बच्चा कहां से पढ़ के आया यार। ठीक है, अब पी टाइप बनाने के लिए बच्चा सबसे पहला पॉइंट है ट्राईवैलेंट। क्या मिलाते हैं? ट्राईवैलेंट। ट्राई नाम से पता चल रहा है जिसमें लास्ट में क्या हो? 3 हो, तो 3 वाले एल्यूमिनियम होते हैं। एल्यूमिनियम का समझते हो ना 13 होता है परमाणु क्रमांक। लास्ट में कितने बैठेंगे? 2 8 10, लास्ट में 3, तो यहां पर होता है एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम अपने में 3 लेकर के आया तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 के तीनों काम पे लग जाएंगे और यहां पर अभी भी खाली है कोवेलेंट बॉन्ड। इस खाली चीज को हम क्या कहते हैं? होल। तो आप लिखोगे 3 इलेक्ट्रॉन गेट्स सेट विथ, किसके साथ सेट हो गया बच्चा? कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। कोवेलेंट बॉन्ड, 1 होल रिमेन्स एज इट इज। यहां क्या था? यहां पर 5 में से 4 काम पे लगे थे, एक फ्री में आया था। अब यहां पर एक होल एज इट इज है और ये होल कर क्या सकता है बच्चा? होल होता है ना इलेक्ट्रॉन को खाता है, एक्सेप्ट करता है।
इसीलिए बच्चों इसे ना एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के नाम से जाना जाता है। किसको? ये जो आप इम्प्योरिटी ऐड किए हैं ना ट्राईवैलेंट, कौन? एल्यूमिनियम, उसे क्या कहते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एमसीक्यू भी बन सकता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या मिला सकते हो? ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट क्या होता है? डोनर या एक्सेप्टर, तो एक्सेप्टर। फिर ये चौथा पॉइंट सेम वही है कि एक मोल के अंदर हम कितना मिला सकते हैं? 10 पावर 17 इम्प्यूरिटीज। तो पांचवा पॉइंट क्या हुआ? अगर एक लोग आते तो अपने साथ एक खाली जगह लाते, दो आते तो दो खाली जगह होता, तो 10 पावर 17 आ गए तो 10 पावर 17 खाली जगह हो जाएगी, जिससे अल्टीमेटली नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब करंट की जो संख्या है वह होल के वजह से जो करंट मिल रहा है वो ज्यादा है, पॉइंट नंबर 6। और पॉइंट नंबर 7, ये होल कर क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन कैसे किसी चीज से खिंचा सकता है? जाहिर सी बात है, अगर ये प्लस होगा तभी खींचेगा, यानी ये प्लस है तभी इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आ रहा है। इसीलिए प्लस होने की वजह से हम इसे कहेंगे पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। जो बच्चा पहली बार भी पढ़ा होगा ना उसको ये टॉपिक से प्यार हो जाएगा। अब तुम्हें पेपर में कहीं पर भी एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर थ्योरी लिखने को दे, तुम्हें आता है। एमसीक्यू तुम्हें आता है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं बनता है इससे, इसमें कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं, इसलिए चैप्टर बहुत प्यारा है। ठीक है, चलो सिर्फ याद करना है। एन टाइप पी टाइप हो गया। अब बात करेंगे बच्चा पीएन जंक्शन डायोड। इसको मैं अलग स्लाइड पर लेता हूं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा भी आ जाएगा। कितने पॉइंट लिखने हैं मैं आपको वो बताता हूं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका पीएन जंक्शन डायोड। यहां से एक आध न्यूमेरिकल भी होंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में, उसमें हम घुसेंगे, बट पहले पीएन जंक्शन डायोड समझते हैं। अगेन चैप्टर 7 मार्क्स का है। ये टॉपिक लिखने के लिए आया तो 3 मार्क्स में आएगा। एटलीस्ट 3 पक्के पॉइंट आपको लिख करके आना है, जो अभी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। सबसे पहली बात, पीएन जंक्शन डायोड क्या है? व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? तो आप लिखिएगा ये एक डिवाइस है। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके कॉम्बिनेशन के अंदर P प्लस N दोनों होता है। अभी तो पढ़े P और N, तो आप क्या लिखोगे? इट इज द काइंड ऑफ डिवाइस which is made up of by joining the one p type semiconductor and one n type semiconductor। पहला पॉइंट क्लियर है? चलिए तो हम भी बना लेते हैं, फिर चित्र भी बनाना साथ साथ में। 3 डायग्राम इसके अंदर बनेंगे खूबसूरत से। ये लाइन खींच दो, ये आपका P है, ये आपका N है। P में बेटा मेजोरिटी कौन था, मतलब ज्यादा कौन था? NH, नंबर ऑफ होल्स हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मतलब हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पक्की बात है ना? ठीक है, यहाँ पर एक और होल ले लेते हैं। ये भी होल ले लिया और ये भी इलेक्ट्रॉन्स ले लिया। बेटा ये जंक्शन है, तो जंक्शन की खास बात ये होती है ना, जंक्शन मतलब बाउंड्री। जंक्शन का मतलब क्या है? बाउंड्री। जंक्शन मतलब क्या है बेटा? बाउंड्री। तो जंक्शन की एक तरफ बैठे हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस होते हैं और ये बेचारे प्लस होते हैं। प्लस का काम है इलेक्ट्रॉन को खींच लेना और इलेक्ट्रॉन का काम है भाई जहां प्लस वहां चले जाना। तो ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन की एक तरफ का यहाँ कूदी मार के चला जाएगा। अब थोड़ी देर बाद देखोगे कि यार यहाँ पर खाली जगह बन गई। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन हो जाना। ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका होल्स, ठीक है, यहाँ पर भी होल्स, और ये हो गया खाली जगह। इसे हम कहते हैं डेप्लेशन लेयर। दिल्ली दूरदर्शन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इसे कहते हैं डेप्लेशन लेयर। पहला पॉइंट क्या था? क्या है? दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे डिफ्यूजन। तीसरा पॉइंट लिखिएगा डेप्लेशन लेयर। अब सुनना ध्यान से क्या लिखना है, ये 3 पॉइंट याद रखोगे, थ्योरी आपकी पक्की। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? पीएन जंक्शन डायोड सचिन सर ने बताया था एक डिवाइस है। इसमें एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है, दोनों को मिलाते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया है। You can write it now in your language as shown in the figure. One p type and one n type when joined, then it is formed as a p-n junction diode. When we join a p-n junction diode, we see that the electrons from n type gets diffused in the holes of p type. Diffusion का मतलब इलेक्ट्रॉन होल में जाकर के खुद को खत्म कर देता है। ठीक है, तो यहां का इलेक्ट्रॉन बच्चा यहां पर जाकर के खुद को खत्म कर देता है। करेक्ट बात है? ओके। खत्म कर देने से यहां पर एक खाली जगह मिलती है, वैकेंसी मिलती है, एक लेयर मिलता है जहां पर कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं है, उसे हम डेप्लेशन लेयर कहते हैं। तो डिफ्यूजन में क्या लिखोगे? जंक्शन की एक तरफ के इलेक्ट्रॉन पी के होल्स में जाके खुद को डिफ्यूज कर देते हैं, जिससे एक लेयर मिलती है जहां पे चार्ज कैरियर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो गया, प्लस माइनस मिलके 0 रिजल्ट बना देते हैं, मतलब यहां कुछ नहीं है। इसे हम डेप्लेशन लेयर कहते हैं। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर बच्चा यहां पर आप पीबी वर्ड याद रखो। व्हाट इज पीबी? तो इसका मतलब होता है पोटेंशियल बैरियर। इसका क्या मतलब होता है? पोटेंशियल बैरियर। करेक्ट। अच्छा,
तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकला है तो ये टर्मिनल प्लस बन जाएगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। ये तो आप छोटी सी बात जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है वो प्लस होता है, जहाँ जाता है माइनस होता है, मतलब जो एक्सेप्ट कर लेता है वो माइनस होता है। ये प्लस माइनस आपस में क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में है, इसीलिए बच्चा यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। पोटेंशियल बैरियर का मतलब होता है एक टर्मिनल प्लस और दूसरा टर्मिनल माइनस। आप क्या करना कि प्लस है ना तो थोड़ा ज्यादा होता है इसलिए इसको ऊपर दिखाओ, माइनस मतलब कम मतलब इसको नीचे दिखाओ, उसके बाद फिर ऐसे लाइन खींच के आप ऐसे कर देना, बस आपको कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। इसे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्यों पोटेंशियल बैरियर नाम दिया, थोड़ा सुन लो अच्छा लगेगा। पोटेंशियल बैरियर का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ माइनस है, ये होल यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि प्लस है, माइनस से माइनस रिपेल होगा, प्लस से प्लस रिपेल होगा, होल तो प्लस होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसलिए इस पोटेंशियल का काम हो गया बैरियर बनने का। बैरियर मतलब भाई मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, भाई मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, इसलिए इसका नाम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। बस इतना काम खत्म। मतलब पीएन जंक्शन डायोड के अंदर लास्ट में डायग्राम बना दीजिए। मतलब पीएन जंक्शन डायोड के अंदर बच्चा लोग हमेशा एक चीज क्या होती है, फिक्स रहती है, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अगर सिलिकॉन है तो यह पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्टेज का होता है और अगर जर्मेनियम है तो यह वोल्टेज 0.3 वोल्टेज का होता है। मतलब कि सिलिकॉन अगर है उसमें 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा करंट देंगे तभी इसमें करंट फ्लो हो पाएगा। जर्मेनियम का डायोड लिया 0.3 वोल्टेज से ज़्यादा है तभी आपका करंट फ्लो हो पाएगा। डायग्राम इनमें से कोई भी 3 से 4 पॉइंट भी अगर आपको एग्जाम में याद है बच्चा और 3 मार्क्स की थ्योरी है, कसम से बता रहा हूं एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। एक चीज हो सकती है कि आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं याद करते जाओगे तो आराम से अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। क्लियर है ना पॉइंट। तो ये 5 पॉइंट हैं जिन्हें याद रखना है। पहले तो क्या लिखना है, डिवाइस कैसा डिवाइस है, एक पी टाइप एक एन टाइप मिला दो तो पीएन जंक्शन बन जाता है। फिर हम देख रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर गेट्स डिफ्यूज इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, वी गेट अ लेयर व्हेन देयर इज नो चार्ज कैरियर, वेयर देयर इज नो चार्ज कैरियर, दिस इज नोन अ डिप्लेशन लेयर। उसके बाद फिर सीधा सीधा नाउ from the diagram it is clear that p-type semiconductor side becomes negative, n-type semiconductor becomes positive, it produces an electric field and this electric field is in a particular distance and then there is a potential barrier. If we are using silicon diode, this is potential barrier of 0.7 voltage, germanium 0.3 voltage and ये है symbol of p-n junction diode। खत्म बात, इतनी पॉइंट लिखनी है। ये आपका बच्चा p होता है, ये आपका n होता है। p-n junction diode भी आपका ओवर होता है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक। देखो कितने जल्दी जल्दी आप फटाफट पढ़ते जा रहे हो। अब हम पढ़ेंगे बाइसिंग ऑफ द डायोड। लिखने के लिए आ जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। अगेन मैं आपको 3 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिसे अगर आप याद रख ले गए तो आपको कोई भी मार्क्स काट नहीं सकता। तो एक है बच्चा फॉरवर्ड बायस और एक है बच्चा रिवर्स बायस। ठीक है, चलिए दोनों को समझते हैं। फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस अलग अलग लिखने के लिए भी आ सकता है या ऐसा भी आ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अलग से लिखने को आए तो 4 से 5 पॉइंट और अगर ऐसे कंबाइन आ जाए तो मिनिमम 3 डिफरेंस लिखना। इवन 3 मार्क्स का थ्योरी अगर आता है, इवन 3 पॉइंट भी आपको याद होते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलिए, तो फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है पहला लाइन में कि बैटरी के P को आपको प्लस देना है और N को आपको माइनस देना है। इट्स अ ट्रू कनेक्शन। मेरे शब्दों में याद रखिए, फॉरवर्ड मतलब सीधा सीधा कनेक्शन। मतलब सॉरी, पीएन जंक्शन डायोड के P को पॉजिटिव दीजिए और N को क्या दीजिए, नेगेटिव दीजिए। चलिए आइए देखिए पीएन जंक्शन डायोड समझ लो क्या था। तो पीएन जंक्शन डायोड में यहाँ P दिखा था, यहाँ आपको N दिखा था। ऐसा ही डायग्राम आप बनाओ एग्जाम में। यहाँ होल थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, ये प्लस था ये माइनस था और हम कह रहे हैं P को हम प्लस देंगे और N यानी नेगेटिव को हम क्या देंगे, माइनस टर्मिनल देंगे। मतलब तुमने फॉरवर्ड बाइसिंग में ऐसी तरह से बैटरी जोड़ी जिससे कि P को प्लस मिला, N को क्या मिला, माइनस मिला। इस कॉम्बिनेशन को फॉरवर्ड बायस कहते हैं। क्या कितना सिंपल बता दिया। जब हम पीएन जंक्शन डायोड के P टर्मिनल को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं और N टर्मिनल को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल देते हैं तो यह कॉम्बिनेशन फॉरवर्ड बायस कहलाता है। सेम रिवर्स बायस में इसका उल्टा कनेक्शन। P टाइप को दीजिए बच्चा लोग नेगेटिव और N को दे दीजिए बच्चा लोग क्या, पॉजिटिव। चलिए बना दो फिर से पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड में एक P है एक N है, यहाँ पर आपका प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, ये होल्स रहते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। P को नेगेटिव देना है और इसको क्या देना है, पॉजिटिव देना है। पहला पॉइंट क्लियर है, ओके। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन द एक्सटर्नल पोटेंशियल बैरियर, देखो प्लस से माइनस ऐसे चल रहा है और अंदर डिप्लेशन लेयर में प्लस से माइनस ऐसे चल रहा है। ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो अगर एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है
तो ओवरऑल पोटेंशियल बैरियर घटेगा कि बढ़ जाएगा? ऑब्वियस है बच्चों कि यहाँ का पोटेंशियल बैरियर घट जाएगा। तो अगर पोटेंशियल बैरियर घट चुका है तो डेप्लेशन लेयर भी घटेगी ना। तो आप यहां पर लिखेंगे एक्सटर्नल पोटेंशियल एंड डेप्लेशन पोटेंशियल बैरियर बोथ आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जामिनर यही चेक करेगा, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड समझना भी बहुत आसान है, सचिन सर इतना बढ़िया से समझा दे रहे हैं, आपको प्यार हो जा रहा है। देखो फिर से प्लस से माइनस दोनों उल्टी दिशा में है। तो हम लिखेंगे एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल और इंटरनल बैरियर दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर घट जाएगा। तीसरा पॉइंट, नाउ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस देन डेप्लेशन लेयर ऑल्सो डिक्रीजेस, ये छोटा हो जाएगा। ऐसा बना देना चित्र, एक ऐसा सिंपल सा बना देना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस करके, ठीक है। अब आप बताओ अगर डेप्लेशन लेयर छोटा हो गया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद के पी में जा सकते हैं ना? यस बच्चा। तो इलेक्ट्रॉन, पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कैन जंप इनटू पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर इलेक्ट्रॉन चलने लग गया तो आप सब बेसिक बात तो जानते हो कि इलेक्ट्रॉन चलता है तो क्या बनाता है? करंट बनाता है। 1 मार्क्स का एमसीक्यू याद रखना, इसमें करंट मिली एम्पियर के फॉर्म की बनती है। कितना सिंपल है समझना। पहले पॉइंट में क्या था, हमने बैटरी को ऐसे जोड़ा सीधा सीधा, इसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर हो गया। अब तुमको ये चमका, तुमको ये भी चमक जाएगा। तुम खुद ही बताओ इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा। देखो यहां पर प्लस से माइनस ऐसा है, यहां पर भी प्लस से माइनस ऐसा है, दोनों की दिशा सेम है, जिससे पोटेंशियल बैरियर क्या होगा बच्चों? बड़ा हो जाएगा, डेप्लेशन लेयर भी बड़ा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप मार के नहीं जा पाएगा आसानी से, तो करंट बहुत कम बनेगी, ना के बराबर बनेगी। तो दूसरा पॉइंट आप लिखोगे एक्सटर्नल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल बैरियर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से क्या हुआ? पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से डेप्लेशन लेयर डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां पर सेम डायरेक्शन में गलती कर दिया मैंने। दोनों क्या है बच्चा लोग? सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। हाँ गलती हो गई, कोई बात नहीं सर जी, अच्छे से बाबा स्पिन समझा दिया। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, जिसकी वजह से बच्चों क्या हुआ? पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, जिसकी वजह से डेप्लेशन लेयर बढ़ गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन and cannot enter into the p-type semiconductor, hence current will be very very low। तो करंट की जो वैल्यू होगी इसमें माइक्रो एम्पियर के फॉर्म की होगी। हो गए 6 पॉइंट, दोनों के 6 पॉइंट। अब आप बताओ अगर ये सेपरेटली लिखने को आए तो तुम नहीं लिख सकते क्या बच्चा? आपकी एग्जाम परसों है बच्चों, जब भी एग्जाम है आप लोगों की, आप इसके अंदर आग लगा सकते हैं। सेपरेटली पूछ लिया, आग लगा सकते हैं। दोनों में डिफरेंस पूछ लिया, ये भी हो सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो क्या करोगे? 3 पॉइंट हमें याद है, फॉरवर्ड में सीधा सीधा जोड़ते हैं, पी को पी, एन को एन, रिवर्स में उल्टा। दूसरा यार इसमें डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे पोटेंशियल बैरियर घटता है, इससे पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है, इसमें डेप्लेशन लेयर घटती है, इसमें डेप्लेशन लेयर बढ़ता है, खत्म। इसके अलावा बच्चा 2 पॉइंट और याद रखिएगा, इनके ग्राफ, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ये एमसीक्यू में हो सकता है, अलग से लिखने को भी आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है बेसिकली ग्राफ। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक होता है आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। अगर ये लिखने को आ जाए तो इनमें डायग्राम मांगेगा, सर्किट डायग्राम मांगेगा। तो बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझोगे तो तुरंत समझ में आएगा। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक डायोड बनाया, डायोड के अक्रॉस में एक मशीन लगा दी, वोल्टमीटर, ठीक है। फिर यहां पर ना एक इस तरीके से सिंबल बना देना, इसको बोलते हैं रिहोस्टेट। फिर ये बैटरी का, ये P है और ये N है, जो डंडा होता है वो N होता है, करेक्ट ना? ठीक है। फिर ये देखो बेटा, ये जो P है ना, P को हमें क्या देना है? प्लस। एग्जामिनर आपका प्लस माइनस ही चेक करेगा, बिकॉज ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है तो हमें P को प्लस देना पड़ता है। दूसरा वाला माइनस, इसको कंबाइन करिए और यहाँ पर भी एक ऐसे डिवाइस लगा दीजिए, ये ऐसा हो गया। ये पैरेलल में है, वोल्टमीटर हुआ, ये सीरीज में है, ये करंट हुआ। या फॉरवर्ड बायस वोल्टेज माप रहा है, या करंट आपकी फॉरवर्ड बायस करंट माप रही है। फिर बेटा बस ऐसे एक ग्राफ बना देना, ये कुपच, समझ पड़ा? दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट। आप देख रहे हो कि कुछ वैल्यू के बाद में ही करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई, इसीलिए हम इसे कट इन वोल्टेज कहते हैं। एग्जामिनर ये भी आपका देखेगा कि इसने कट इन वोल्टेज को मेंशन किया है कि नहीं। कितना सिंपल है यार,
ये 2 से 3 मार्क्स में सेपरेटली लिखने के लिए आएगा। तो एग्जामिनर के सामने आपको सर्किट डायग्राम बनाना है और ये ग्राफ बनाना है और सिर्फ 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट, व्हेन वी इंक्रीजेस द वोल्टेज, और ये याद कर लो कितना सिंपल है, जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं करंट ऑलमोस्ट जीरो है ना। व्हेन वी इंक्रीजेस द वोल्टेज करंट इज ऑलमोस्ट जीरो, पूरी तरह से जीरो रहती है, ऑलमोस्ट जीरो। और उसके बाद एट पर्टिकुलर वोल्टेज, किसी एक वोल्टेज पर एट पर्टिकुलर वोल्टेज करंट बिकम्स increases, current starts increases, current starts increases। और अगर करंट स्टार्ट हो गई इंक्रीज होना तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट पर्टिकुलर वोल्टेज, एट पर्टिकुलर वोल्टेज द करंट स्टार्ट्स इंक्रीजेस, दैट वोल्टेज इज नोन एज, दैट वोल्टेज इज नोन एज व्हाट, कट इन वोल्टेज। ठीक है, यहां से आपका वोल्टेज कट गया इसलिए इसे कहते हैं कट इन वोल्टेज। नी वोल्टेज भी कहा जाता है, तो नोट डाउन करके नी वोल्टेज। बोलो बच्चा, कॉन्फिडेंस आया? अगर आपसे फॉरवर्ड बायस पूछ ले, लिखने के लिए आता है, फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले, सर्किट डायग्राम, ग्राफ, और फिर हम ग्राफ के 2 मुद्दे लिखेंगे कि भैया जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो करंट ऑलमोस्ट जीरो था, लेकिन किसी एक वोल्टेज पर करंट बढ़ गया, वही वोल्टेज को हम कट इन वोल्टेज कहते हैं। इसी का रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। तो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक में भी आप क्या बनाओगे बेटा, सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड, ये पी है ये एन है, इसके अक्रॉस में एक मशीन लगा दो, वोल्टमीटर, रिवर्स बायस वोल्टेज माप रहा है इसलिए वीआर। फिर इसके सीरीज में यहाँ पर एक मशीन लगा दो, गैल्वेनोमीटर है या एमीटर है, रिवर्स करंट माप रहा है। फिर यहाँ पर आप एक लगाओगे रिहोस्टेट, बीच में रखना रिहोस्टेट। फिर ये देखो ये बैटरी का पी है ना, तो इसको माइनस दीजिए और इसको क्या दीजिए, प्लस दीजिए, कनेक्शन करिए, दैट्स इट। फिर क्या बनाइए, ग्राफ बना दीजिए। ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से रहता है, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा। ये आपका क्या है, वी आर है, और ये आपका क्या है, आई आर है। यहां पर ये जो वोल्टेज है इसे लिख दीजिएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज, बराबर। क्या लिखेंगे आप, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, सबसे पहला पॉइंट यहां पर ग्राफ में क्या होगा, पहला पॉइंट क्या होगा कि फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज, द करंट इज कांस्टेंट। देखो करंट कांस्टेंट है, तो वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज, करंट इज ऑलमोस्ट इक्वल। करंट क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है, वहां जीरो था यहां इक्वल है। द वोल्टेज, एक ऐसा वोल्टेज जहां पर करंट सडनली बढ़ गया, देखो बढ़ गया। द वोल्टेज व्हेन करंट सडनली इंक्रीजेस, माशाल्लाह मेरी राइटिंग पर मत जाना, डॉक्टर बन जाऊंगा मैं तो, खतरनाक लिख रहा हूं। व्हेन द करंट सडनली इंक्रीजेस, दैट वोल्टेज या फिर दैट particular voltage is known as reverse bias voltage, सॉरी ब्रेकडाउन वोल्टेज। हाँ, रिवर्स बायस वोल्टेज भी बोल सकते हो, इसे कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। चलो बेटा हो गया, तो लीजिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया, ग्राफ भी अपने को अच्छे से आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन अगर आ गए तो कैसे करते हैं। वैसे मैं आपको हर तरीके की प्रैक्टिस करा रहा हूँ बच्चा, बहुत कम चांस है इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे, ज्यादातर थ्योरी देखी जाती है, बट अगर न्यूमेरिकल आ गया तो वो न्यूमेरिकल ऐसा कुछ हो सकता है। कैसा कुछ हो सकता है, ऐसा आपको एक डायग्राम बना देगा, यहाँ पर डायोड लिखा रहेगा, बना रहेगा, फिर इधर ऐसा डायोड बना देगा, बराबर बच्चा। यहाँ पर आपको एक बैटरी वोल्टेज दे देगा 200 वोल्टेज का, और आपसे बोलेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस 100 ओम है, यहाँ भी रेजिस्टेंस 100 ओम है, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। आपसे बोलेगा कौन सा डायोड फॉरवर्ड में है, कौन सा डायोड रिवर्स में है। क्या हम बता सकते हैं? यस भैया हम बता सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले बैटरी का प्लस देखो, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस, ये प्लस तो ये भी ससुरा प्लस, और ये भी माइनस। सर ने सिखाया ये P होता है, ये N होता है, ये N होता है, ये P होता है। देखो P को क्या मिल रहा है, माइनस, रिवर्स बायस, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये प्लस, इसमें से करंट फ्लो होगा। फील आ रहा है बच्चा लोग? पहली बार पढ़ रहे हो फिर भी आपको मजा आएगा, इसी में गारंटी देता हूँ। अगर दिल से सुन रहे हो, सच्चे हृदय से, तो ठीक है, एकदम सच्चे हृदय से सुनने वाले बच्चे को मजा आ रहा होगा। तो अभी सर्किट से चलने वाली करंट पूछ लेगा, तो अगर आपसे करंट पूछ ले तो I बराबर V/R, वोल्टेज कितना है 200 और रेजिस्टेंस कितना है 100, करंट कितना हो गया 2 एम्पियर, खत्म। ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल। या फिर ऐसा सर्किट दे करके कुछ और बनाए, या 3-4 डायोड दे दे,
एटलीस्ट तुम सॉल्यूशन में बैटरी को देखते हुए प्लस माइनस करना और वहां लिखना उस न्यूमेरिकल में प्यारे बच्चों, छोड़ के मत आना। यही आ जाए तो आपको आंसर ही निकल के आ जाएगा, डिजिट कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मान लो 3-4 डायोड दिख जाए तो अब मैं बहुत डीप में जाऊंगा तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जितना समझ पा रहे हो वो भी नहीं समझ पाओगे। वो भी सिखा सकता हूं लेकिन वो टाइम गया। अब इतना याद रखो कि अगर कुछ घुमा करके डायोड का न्यूमेरिकल आ जाए तो हम एटलीस्ट क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बैटरी के प्लस माइनस को देख करके प्लस माइनस करेंगे अपने सॉल्यूशन में और लिखेंगे कि दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, दैट डायोड इज इन द रिवर्स बायस, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I बराबर V बाय R, V की जो वैल्यू दिखे रख देना, R की जो वैल्यू दिखे रख देना, बस रख देना। आंसर भले गलत हो, छोड़ के मत आना। क्लियर? कॉन्फिडेंस आया? भैया अगर सिंपल न्यूमेरिकल आएगा कर जाएंगे, ऐसा होगा तो हम आग लगा देंगे, लेकिन टफ हुआ फिर भी हम छोड़ के नहीं आएंगे। पक्की बात ना? लीजिए आपका ये भी हो गया। अब आइए चलते हैं एक और बहुत ही प्यारे से टॉपिक में, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें मेन डायग्राम ही होता है। मैं आपको हाफ और फुल वेव ऐसे बता दूंगा बच्चा लोग कि तुम ये 3 मार्क्स में आया ना, पूरा 3 में से 3 मार्क्स लेके आओगे। एक पढ़ोगे दूसरा अपने आप समझ में आएगा। देखो, हाफ वेव एंड फुल वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर, सबसे पहली चीज होती है इसका डायग्राम। तो डायग्राम में आपको बनाने का है कुछ इस तरीके से सिंबल, ठीक है। इसे ट्रांसफार्मर का सिंबल भी कहा जाता है। गलती मत करना, ऐसे 2 कॉइल दिखाना है, म्यूचुअल इंडक्शन का सिंबल होता है। फिर यहाँ लेना एक डायोड, बराबर, और फिर ऐसे सर्किट को कंप्लीट कर देना। यहाँ रेजिस्टेंस दिखाना, यहाँ लिखना लोड रेजिस्टेंस, ऐसे करके यहाँ लिखना आउटपुट, और यहाँ पर ना ऐसा इनपुट, जैसा हम ट्रांसफार्मर में कर रहे थे। पहला सर्किट डायग्राम हुआ। फिर दूसरा होता है बच्चा लोग इसका वेव फॉर्म। वेव फॉर्म कैसे बनाओगे? तो इनपुट वेव फॉर्म नॉर्मली ऐसा ही होता है। ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज है, ये आपका मिनिमम वोल्टेज है, ये आपका 0 वोल्टेज है। ये हमारी इनपुट है, ठीक है, इनपुट जो हम यहाँ से दे रहे हैं, और आउटपुट जो हमको यहाँ मिलेगा। अब सुनना ध्यान से, अब लिखोगे क्या, क्योंकि ये तो हो गया, ये वेव फॉर्म हो गया। डायग्राम एक साथ बना करके फिर पॉइंट लिखना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ये प्राइमरी कॉइल है बेटा, इसलिए इसको P1 P2 नाम दे दीजिए। कल पढ़े थे ना ट्रांसफार्मर में, डे 2 में पढ़े थे, डे 2 में। ये सेकेंडरी कॉइल है, S1 S2 नाम दिया। पक्की बात है? ओके। ये बैटरी का, अब देखो हम ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा ध्यान देना बच्चा। ये आपका 0 होता है, ये वाला आपका 90 होता है, ये वाला आपका 180 होता है, ये 270 और ये 360, क्योंकि एक चक्कर में 360 ही होता है। हम क्या लिखेंगे, फॉर 0 to 180 ऐसा लिखना, फॉर 0 to 180 ऐसा लिखोगे। पॉइंट नंबर 1 फॉर 0 to 180। फिर लिखना S1 is positive and S2 is negative। ऐसा क्यों हुआ सर? चलो समझा भी देता हूं। तो 0 से 180 वाला जब हमारा इनपुट सिग्नल यहां मिलेगा, तो क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव लूप है तो यहां प्लस आ गया, उसके रिस्पेक्ट में नीचे वाला प्लस हो नहीं सकता, वो माइनस ही होगा। पहली बात क्लियर? हम लिखेंगे फॉर 0 to 180 ऐसे लिखना, फॉर इनपुट 0 to 180, यहां पर फॉर इनपुट, फॉर इनपुट सिग्नल 0 to 180 S1 इज पॉजिटिव, S2 इज नेगेटिव। बिकॉज P1 पॉजिटिव था तो वो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहां गया। इतना डीप पे मत जाओ, पॉइंट्स याद रखो। S1 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, ये जानते हैं हम। ये P होता है, ये N होता है। बोलो ये फॉरवर्ड की रिवर्स? फॉरवर्ड। तो दूसरा पॉइंट, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर ये फॉरवर्ड बायस में तो अपने में से करंट को जाने देगा। ये करंट यहां से जा रही है तो करंट जाहिर सी बात है RMS से भी जाएगी। IR क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज होता है, इसीलिए हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। अब आप ये वाला बना देना, तो पहले ही बना दोगे। तो आप यहां क्या लिखोगे, करंट पासेस थ्रू डायोड, तो करंट डायोड से पास हुआ, एंड वी गेट आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। लीजिए बच्चा, इतना फास्ट और इतने सुंदर तरीके से पहली बार ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लोग ये भी दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब यूट्यूब पर हम लोग लाइव आते हैं ना, तो लाइव में धड़ खाली पॉइंट्स बताते हैं, लेकिन कैसे लिखना है मैं आपको वो भी आइडिया दे रहा हूँ। तो पहला पॉइंट हो गया कि ये बताओ, दूसरा पॉइंट हो गया डायोड फॉरवर्ड बायस में करंट जाएगा, करंट जाएगा तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, बस। फिर आप इसके बाद एक और पॉइंट लिख सकते हो, नंबर 5, फॉर द नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल, यानी कि ये वाला, फॉर द नेक्स्ट 180 to 360। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आप इसको लिख लेना।
180 से 360 नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब बोलो डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, क्योंकि पी को माइनस मिल रहा है। करंट विल नॉट पास, करंट विल नॉट पास, वी विल नॉट गेट एनी आउटपुट वोल्टेज। तो यहां से नेगेटिव सिग्नल आएगा तो आपका ये ऐसे ही रहेगा। फिर ये प्रोसेस रिपीट होगी। ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका नाम हाफ वेव क्यों पड़ा है, क्योंकि पूरे में से सिर्फ ये आधे में ही आपको इनपुट दे रहा है। खत्म, यही है, इतने का ही आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम देखिए, तो ये हो गया आपका डायोड। पर अब अरे यार मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं, सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर बना लेंगे। ये आपका प्राइमरी कॉइल, ये आपका सेकेंडरी कॉइल। बेटा ध्यान रखना है, इसमें 2 डायोड होता है, ठीक है, 2 डायोड होता है, और जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो यहां पर बीच में होता है। प्लीज इसे याद रखें, गलती ना करें। 2 डायोड होगा, बीच में रेजिस्टेंस होगा, यानी कि ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, यही आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और यहाँ पर आपका इनपुट सिग्नल होगा। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, वैसे ही जैसे इधर था फर्स्ट पॉइंट। तो अभी ग्राफ बना लो, ये हमने ग्राफ बना दिया, ढिचकियाँ, ठीक है। ये आपका आउटपुट, ये आपका 0, ये आपका 90, ये 180, 270, 360। मैं लिखूंगा नहीं बच्चा, इस बार आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट 0 to 180, बोलो क्या हो जाएगा। डायोड किस में हो जाएगा बच्चा, ये S1 आपका पॉजिटिव और S2 आपका नेगेटिव। कौन सा डायोड पॉजिटिव फॉरवर्ड हुआ, ये पॉजिटिव है, और ये आपका नेगेटिव है, और ये इसका P था। तो बोलिए डायोड D1 फॉरवर्ड बायस। अगर डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है तो डायोड D2 किस में है, रिवर्स बायस में। अगर डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में, डायोड D2 रिवर्स बायस में, तो भी तो करंट यहां से पास होगी, यहां से भी पास होगी, तो अपने को आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। ये आपको आउटपुट वोल्टेज मिल गया, राइट, क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है। तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल गया। अब दूसरा केस इसके बाद का, कि भैया जब हम 180 से 360 लेते हैं, 180 से 360 लिया, उल्टा कर दो, ये माइनस ये प्लस, अब ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो डायोड D1 रिवर्स और डायोड D2 फॉरवर्ड, तो भी करंट कहां से पास होगी, यहां से पास होगी। आउटपुट वोल्टेज हमें यहां पर भी क्या होगा, मिल जाएगा। बस इसी प्रोसेस को आपको रिपीट कर देना है। आप ये डायग्राम बना करके 3 पॉइंट अभी दर्शा दिए ना, एग्जामिनर बच्चा आपसे खुश हो जाएगा लल्लन टॉप तरीके से। तो लीजिए, हाफ वेव भी हो गया, फुल वेव भी हो गया, खत्म। इतने ही चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में LED, फोटोडायोड, सोलर सेल चर्चा में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ऐसा गलत धारणा मत बनाओ। सिलेबस में है, क्योंकि सिलेबस में ऐसा लिखा है PN जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मतलब हुआ LED, फॉरवर्ड बायस, सोलर सेल एंड फोटो डायोड। इनकी कहानी मैं आपको अगले 5 मिनट में धड़ धड़ समझाता हूं, इनके पॉइंट्स याद रखो, पूरा रिवाइज हो जाएगा। आ जाओ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला पॉइंट बच्चों, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले बेटा लो किसकी बात करें, चलो फोटो डायोड पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स याद रखना है बच्चों, और कुछ नहीं। फोटो डायोड, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप फोटो डायोड के अंदर। फोटो मतलब लाइट होता है, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पहला पॉइंट, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर साथ में इसका डायग्राम भी समझ लेना और वहीं पर बना भी देना। ये आपका P, ये आपका N, इधर प्लस 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 होता है, इधर माइनस 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 होता है, जो कि सचिन सर आपने बता भी दिया। इसके अंदर मेजॉरिटी होल्स होती है, इसके अंदर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होती है। और बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये हमेशा रिवर्स बायस पे काम करता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यों, तो क्यों को समझने वाला टाइम गया, वो भी समझा भी दूंगा, ध्यान से देखना। ये हमेशा क्या होता है, रिवर्स बायस पर होता है। तो दूसरा पॉइंट बच्चा लिखने के लिए आ जाएगा 3 मार्क्स के अंदर, तो ध्यान से सुनना, मिनिमम 3 पॉइंट विथ डायग्राम। पहला पॉइंट, it converts the light energy into electrical energy। दूसरा पॉइंट, it always operates on the reverse bias mode। बराबर, यहां एक गैल्वेनोमीटर दिखा देना ऐसे। अब क्या होता है, तो फोटोडायोड लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो यहां से ना इसके डेप्लेशन लेयर पर लाइट आती है। तीसरा पॉइंट, when the light energy strikes the depletion layer, प्लीज सुनना ध्यान से, लाइट एनर्जी जब डेप्लेशन लेयर को स्ट्राइक करती है तो डेप्लेशन लेयर के अंदर आयोनाइजेशन हो जाता है। तीसरा पॉइंट आप सीधा सीधा याद रखिए, आयोनाइजेशन। भूल गए तो इतना याद होगा, आयोनाइजेशन, लाइट गिरी डेप्लेशन लेयर पर और आयोनाइजेशन हुआ। केमिस्ट्री में भी पढ़े हो, आयोनाइजेशन का मतलब प्लस माइनस मिलना। तो यहां पर प्लस मतलब होल और माइनस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि डॉट। ठीक है, अब जरा देख बेटा, ये प्लस माइनस के बीच में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो काला काला बना दिया मैंने,
या ये जो नीला नीला मैंने जस्ट अभी बनाया, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ भाग जाएगा, ये होल माइनस की तरफ भाग जाएगा। यानी अब इसके अंदर डॉट्स डॉट्स बढ़ गए, यहाँ होल्स होल्स बढ़ गए, जिसकी वजह से सर्किट में करंट बढ़ गई और सर्किट करंट के अंदर जो चेंज आया उसको सेंस कर लेगा। तो आप तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट यहां पर क्या लिखोगे? 10 n टाइप्स इलेक्ट्रॉन, 10 in n types electron increases and in p type holes increases. Number 5, galvanometer रीडिंग जो भी करंट था वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब इसका काम कहाँ यूज करते हैं? मशीनों के अंदर, काउंटिंग मशीन के अंदर, रेलवे पे लगा दिया काउंटिंग में। मतलब पहले इसमें रिवर्स बायस करंट चल रहा था। देखो रिवर्स बायस करंट ना एक बहुत ही छोटा सा करंट होता है। रिवर्स बायस करंट के अंदर 20 माइक्रो एम्पियर चल रहा है करंट, लेकिन अचानक लाइट गिरी फिर करंट बढ़ गया तो 20 से वो 40 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो 40 माइक्रो एम्पियर को आप ऑब्जर्व आसानी से कर लोगे। लेकिन फॉरवर्ड बायस मोड में, अब वो सवाल का आंसर, क्योंकि ये पीवाईक्यू से पूछा है, वाई फोटोडायोड ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन फॉरवर्ड बायस, तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे बिकॉज फॉरवर्ड बायस में जो करंट चलती है वो बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा मतलब जैसे मान लो 3 मिली एम्पियर। अब यहां से लाइट गिरी 3 मिली एम्पियर से 3.00000001 मिली एम्पियर जितना बढ़ा, क्योंकि मिली एम्पियर ऑलरेडी जाता है, तो कंप्यूटर सेंस नहीं कर पाएगा। हम इसको एज अ काउंटिंग मशीन यूज नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं इसका अच्छे से यूज करना। तो हम 5 लोगों में 7 लोग हो गए। अगर 5 लोग एक घर में रह रहे हैं, 7 लोग हो गए, तो हमको पता चलेगा अरे यार 5 से 7 हो गए बे। लेकिन अगर 1000 लोग हैं, 1000 ऑलरेडी हैं, 5 उसमें और बढ़ा दीजिए तो 1000 में 5 लोग आप पहचान नहीं पाएंगे। बात समझे? तो आंसर ऐसा लिख दीजिएगा, वाई एलईडी, वाई फोटोडायोड ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन द रिवर्स बायस मोड, सॉरी हाँ रिवर्स बायस मोड, because of one reason. In reverse bias situation we can easily sense the change in the current, but in the forward bias we can't sense the change in current. That's why it is very easy to use this photodiode as a counting machine when it was operating on a reverse bias mode. ठीक है, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। चलिए ये समझ में आ गया बेटा, तो अब तुम्हें तुरंत धड़ाके के साथ एलईडी समझाता हूं। एलईडी, सबसे पहले तो एलईडी का हो जाएगा पहला पॉइंट, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी क्या देती है? लाइट देती है ना, तो इसका उल्टा है बच्चा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? लाइट एनर्जी में। पहला पॉइंट ये उल्टा, लाइट था इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल है लाइट। अब होता है इसका डायग्राम, ध्यान दीजिएगा। एमसीक्यू पूछ सकता था इसके अंदर, ये रिवर्स बायस मोड में होता है। तो वापस यहां पर भी एक पी टाइप ले लीजिए, एक एन टाइप ले लीजिए, बराबर है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप, हाँ एलईडी हमेशा किस पे होता है बच्चा? जैसे ये रिवर्स बायस पे था, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है, क्योंकि लाइट देनी है ना, इसीलिए फॉरवर्ड बायस में होता है। तो ये आपका फॉरवर्ड है, तो मतलब प्लस, ये माइनस। ध्यान रखना एग्जामिनर आपका यही चेक करेगा अक्सर कि इन्होंने पी को प्लस दिया है, एन को माइनस दिया है कि नहीं, फॉरवर्ड बायस में। अच्छा बेटा आप समझना ध्यान से, फॉरवर्ड बायस में होने से क्या होता है, ये डेप्लेशन लेयर छोटी हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ लिखोगे डेप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। डेप्लेशन लेयर छोटी हुई, फॉरवर्ड बायस में पढ़ा था हमने। अगर डेप्लेशन लेयर छोटी हो गई है, इसका मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉम्बिनेशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये होल्स आपस में मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन। चौथा, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, बराबर। अगर इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन हुआ मतलब कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी बेटा? कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो भी एनर्जी रिलीज होती है, और इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन होता है तो भी एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा समझिए आप अभी इतना ही समझिए कि इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। अगर ये एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज से ज्यादा रिलीज हो रही है तो यह एनर्जी आता है डिपार्टमेंट विजिबल रीजन में। किसमें? विजिबल रीजन में। और विजिबल रीजन का मतलब ये लाल कलर, नीली कलर, पीली कलर, येलो कलर ऐसी होगी, वो हमें दिखाई दे जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं चमचमाती हुई एलईडी कभी पीला कलर छोड़ती है, कभी रेड कलर दिखाई देती है। एलईडी अलग अलग, एलईडी अलग अलग तरीके का होता है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। एलईडी किस पे काम करता है? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस लगाने से डिप्लेशन लेयर क्या हो गया? छोटा, जिससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइंड, एनर्जी निकली। अगर वह एनर्जी 1.8 EB, याद रखना ये एमसीक्यू है 1 मार्क्स में, ये भी एमसीक्यू फॉरवर्ड बायस। अगर वह एलईडी 1.8 EB से ज्यादा है तो वह एनर्जी को हम देख पाएंगे, क्योंकि वह एनर्जी 1.8 EB वाली कहां आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में? विजिबल रीजन में।
ओके बस ये हो गया। अब याद रखना एक और पॉइंट कि 1.8 EV लाने के लिए एलईडी कभी सिलिकॉन जर्मेनियम की नहीं बनती है, वो गैलियम आर्सेनेट फॉस्फेट का बनता है। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट जैसे मिक्स कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसी में खास बात होती है कि एनर्जी छूटेगा तो 1.8 EV वाला होगा। अगर एनर्जी 1.8 EV से नीचे होगा तो हम नहीं देख सकते, ज़्यादा भी होगा तो भी हम सेंस नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसान सिर्फ विजिबल को ही देख पाएंगे और वो सिलिकॉन जर्मेनियम में नहीं हो पाता, वो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट में होता है। क्लियर ना? लीजिए एक और टॉपिक हो गया आपका। चलिए विदिन मैंने बोला था 5 से 7 मिनट में आपका ही खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चा नम 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 धन 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 जटाकटा जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितं भुजंग तुंग मालिकाम टमट 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 टमन्निनादवा डमरवयम चकार चंड तांडवा तनो तुनः शिव शिवम जय शंभु। देख रहे हैं बच्चा लोग कितना पावरफुल मंत्र है। बस यही मंत्र जो है ऊर्जा देता है बच्चा। अगर आपके जीवन में नकारात्मकता और कुछ भी, अरे सर बाबा बन गए क्या आप? नहीं बेटा, है सच में, सच्चाई है। आदित्य हृदय स्रोतम आप पढ़िए सुबह सुबह, सूर्य भगवान जब उदय हो रहे हैं आपके मन से डर निकल जाएगा। और पावरफुल फील करना है तो शिव स्त्रोत के एटलीस्ट 4 से 5 श्लोक याद कर लीजिए, जीवन चेंज आपका। आइए देखिए, अब बात करते हैं सोलर सेल। हम पूरे दिन पता है काम करते हैं, पूरे दिन 8 से 10 घंटा लगातार लाइव सेशन, रिकॉर्डिंग सेशंस, 8 से 10 घंटा नॉन स्टॉप पढ़ाते हैं खड़े रह करके। तो अगर हम कर सकते हैं यार तो आप भी कर सकते हो। सोलर सेल, अब सोलर सेल लिखने के लिए आ गया तो सोलर सेल आप जानते हो यार। सबसे पहले इसका डायग्राम, सोलर सेल वही जो आजकल मोदी जी लगा करके कह रहे हैं गांव-गांव के अंदर हर जगह पर है। तो सबसे पहले खूबसूरत सा चित्र बनाना और फिर ऐसे ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे कर देना, 3D में दिखा देना। यहाँ शंकर भगवान का त्रिशूल बना दीजिएगा और यहाँ पर लिख देना, इसको कहते हैं मेटल फिंगर रॉड्स, मेटल फिंगर रॉड्स, बराबर। ठीक है बेटा, फिर ये आपका N है, ये आपका P है। अब ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं है। और यहाँ पर सूर्य भगवान की रोशनी दिखा देना, क्योंकि नाम से पता चल रहा है सोलर सेल में यही होता है, लाइट आती है फिर करंट बिजली पैदा हो जाता है। ओके, तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, ये किसी भी बायस पर काम नहीं करता। इट नेवर ऑपरेट्स ऑन एनी बायस, क्योंकि सोलर सेल खुद आपको वोल्टेज देगा तो बायसिंग होगा ही नहीं। फोटो डायोड फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, एलईडी फॉरवर्ड बायस, सोलर सेल नो बायसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू है। दूसरा पॉइंट बेटा, जो सूर्य की तरफ फेस होता है वह एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। द साइड ऑफ सेमीकंडक्टर विच इज फेसिंग सन साइड, या आप अंग्रेजी में अपने हिसाब से, हिंदी में जैसे भी लिखना चाहो, मैं यहाँ पॉइंट लिखा देता हूँ। सन साइड कौन सा होता है? एन टाइप। अब समय गया आपको समझाऊं कि मैं क्यों ऐसा होता है, फिर भी सुन लो। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को चलाना आसान होता है। पी टाइप में होल्स होते हैं, होल्स को चलाना बहुत टफ होता है, उसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। भूल जाओ, नहीं लिखना, डीप वाली बात है। मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या याद रखेंगे? बाबा एसएसपी का बच्चा पार्टी क्या याद रखेगा? सूर्य भगवान की तरफ की जो साइड है एन टाइप पी टाइप में, वह एन टाइप होगी। दैट्स इट। ठीक है। तीसरा, अब हुआ क्या बच्चा, एन टाइप को थोड़ा पतला लेना है, पी टाइप को थोड़ा मोटा लेना है। क्यों? क्योंकि एन टाइप को पतला लेंगे ऐसे, एन टाइप पतला होगा तो सूर्य भगवान की पूरी किरणें कहां तक पहुंचेंगी? डेप्लेशन लेयर से। तो आपको ये पॉइंट भी लिखना है, एन टाइप शुड बी थिन। ठीक है, बाकी तो अपने आप मोटा हो जाएगा, एक थिन ले रहे तो एक मोटा हो ही जाएगा। अब हुआ क्या कि ये जब सनलाइट, दैट मीन्स एनर्जी इज कमिंग आउट टू दिस डेप्लेशन लेयर, बराबर आप ये लिखोगे, व्हेन एनर्जी स्ट्राइक्स डेप्लेशन लेयर, व्हेन एनर्जी स्ट्राइक्स डेप्लेशन लेयर, व्हाट विल हैपन? डेप्लेशन लेयर में क्या होता है? आयोनाइजेशन हो जाता है। तो आयोनाइजेशन होगा, पॉइंट नंबर 5 अभी देखे थे, बिल्कुल फोटो डायट जैसा अब हो गया। आयोनाइजेशन है ना, आयोनाइजेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन कहां भाग जाएगा? एन में, यहाँ डॉट दिखा देना, और इसमें क्या आ जाएगा? होल्स आ जाएगा। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको रॉड चाहिए ना, कंडक्टर जिसमें आसानी से चल सके, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन जिस रॉड के पास होगा वहां के इलेक्ट्रॉन में उस रॉड में चिपक करके चलने लगेगा। और अगर हम इसके यहाँ पर एक क्या लगा देंगे, लोड लगा देंगे या घड़ी बड़ी लगा देंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी लोड है, घड़ी है तो घड़ी चलने लगेगी, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर चलने लगेगा, काम खत्म। कोई बच्चा ऐसा पूछ सकता था, सर तो फिर रॉड इतना जरूरी तो पूरे रॉड लगा दो ना, लेकिन बच्चों पूरा रॉड लगा देगा, इलेक्ट्रॉन पैदा कैसे होगा रे पगले? क्योंकि सूर्य भगवान डिप्लेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पूरा कवर रखेगा। अगर ऐसे रख दूंगा तो कवर होगा, इसलिए ऐसे रखना पड़ता है मेटल फिंगर रॉड्स को। क्लियर है ना? दैट्स इट, चैप्टर दी एंड बच्चों। इट टुक 50 मिनट, लेकिन जिस बच्चे ने 50 मिनट दे दिया, कसम से बता रहा हूं, 7 मार्क्स का चैप्टर, आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, कहीं भी नहीं गए हैं। याद रखिएगा, कहीं भी नहीं गए हैं। जितना पढ़ाया हूं, जिस तरीके से पढ़ाया हूं मेरा लाल, अगर तू अच्छे से याद कर लिया है ना, फिजिक्स में तुझे कोई मात नहीं दे सकता। सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, और वो है बच्चा तेरा आलस।
अगर तू आलस कर रहा है, आज भी तू हर जगह भटक रहा है, यहाँ देख रहा है वहाँ देख रहा है, कोई कह रहा है मैं गेस्ट पेपर करा दूंगा, आ जाओ। अरे भाई साहब, कोई नहीं बता सकता सीबीएसई में क्या आने वाला है, बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा। ठीक है, मेरा ये वाला पेपर लेकर कर लो। नहीं 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 नहीं, प्लीज़ बचना बचना बचना। पूरा फिजिक्स पढ़े रहोगे, लास्ट में कुछ भी नहीं पढ़े थे, तो इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना पढ़े रहोगे बच्चों तो आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए अब छोटे छोटे चैप्टर बचे हुए हैं, आते हैं। एंड घड़ी की रफ्तार, घड़ी की सुई को देखना बच्चा। अरे वाह, शुक्ला जी ने बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पर। घड़ी की सुई को देखना बेटा, अगले 20 मिनट के अंदर आपका न्यूक्लियाई उड़ेगा, देखना अगले 20 से 15 मिनट के अंदर धड़ाक से। मजा आएगा आप लोगों को। अरे सर इतना जल्दी? हाँ बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। आइए देखिए, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना बच्चा? प्रॉपर्टी, जहां से एमसीक्यूज वगैरह आ सकता है। न्यूक्लियस के अंदर ना एक बाइंडिंग एनर्जी से सवाल आ सकता है, और एक ना न्यूक्लियर रिएक्टर से सवाल आता है। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूँ, न्यूक्लियर रिएक्टर से कैसे सवाल आते हैं वो बताता हूँ, एंड साथ ही साथ एमसीक्यू में आपको याद रखना आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोमर क्या है। तो आ जाओ, इसी स्लाइड पर आपको सब बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं, आइसोटॉप्स क्या होता है। पहले 1 मिनट, मास ऑफ न्यूक्लियस। जितना पॉइंट बताऊं उतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। यह चैप्टर पहले कुछ नहीं आता था आपको, अगर 10-12 पॉइंट सचिन सर ने बता दिए, वह 10-12 पॉइंट तुम्हें याद है बच्चा लोग, तो प्रचंड तरीके से आप भौकाल मचा करके आएंगे एग्जाम के अंदर। पहला पॉइंट, न्यूक्लियस का मास किस में मापा जाता है? शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, एएमयू में। एएमयू की कीमत कितनी होती है? 1.67 × 10⁻27 kg। दूसरा पॉइंट, आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? 1 मिनट, दूसरा पॉइंट बच्चा, न्यूक्लियस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ZXA से। Z क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, A क्या होता है? मास नंबर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ MP और A टाइम्स ऑफ Mn। अरे भाई साहब, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों सेम होता है ना। A क्या है? टोटल मास नंबर, मतलब टोटल न्यूक्लियन। एक प्रोटॉन का मास अगर MP है तो टोटल मास कितना हो गया? AMP। तीसरा पॉइंट भी खत्म। चौथा पॉइंट, अब आते हैं आइसोटॉप पे धड़ाधड़। देखिए आइसोटॉप्स क्या होता है बेटा? तो आइसोटॉप्स का मतलब होता है जिसका Z सेम हो, A डिफरेंट हो। तो ऐसे याद रख लो, जिसका Z सेम हो, A डिफरेंट हो। एग्जाम्पल 1H1, 1H2, 1H3, ऐसे छांटने को दे देगा MCQ में। तो आपको पता होना चाहिए नीचे वाला Z होता है। देखो यहाँ पर सब सेम है, 1 1 1 1। A ऊपर वाला होता है 1 2 3, चेंज है। तो ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स। पांचवा पॉइंट, कौन सा पॉइंट? पांचवा पॉइंट बच्चा। पांचवे पॉइंट के अंदर आपको क्या याद रखना है? आइसोबार। आइसोबार में बच्चा Z डिफरेंट होता है, A सेम होता है। जैसे एक एलिमेंट लिया X1, इसका 27 है, ये लिया X2, इसका भी 27 है, ये 13 है और ये 14 है। तो ऊपर वाला सेम है ना, एक दूसरे के आइसोबार है। छठे नंबर पर आता है बच्चों आइसोटोन। नाम से पता चल रहा है, टोन, न्यूट्रॉन, जिसमें Z डिफरेंट हो, A डिफरेंट हो, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। एग्जाम्पल 4 बेरिलियम 9, 5 बोरोन 10। 9 में से 4 गया 5, न्यूट्रॉन ऐसे निकालते हैं, 9 में से 4 5, 10 में से 5 गया 5। तो दोनों में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 5 है, इसीलिए दोनों के एक दूसरे के लिए क्या है? आइसोटोन है। नंबर 7 में लिखने के लिए 2 मार्क्स से पूछ सकता है, व्हाट इज आइसोमर एंड एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। 2 मार्क्स की क्या है और एग्जाम्पल बताओ। तो देखिए, आइसोमर का मतलब होता है जिसमें सब कुछ सेम हो, Z सेम हो, A सेम हो, और साथ ही साथ बच्चा क्या बचा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम हो, लेकिन उसकी जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। ये आपके सिलेबस में नहीं है रेडियो एक्टिविटी, लेकिन ये MCQ में आ सकता है। अब इसका एग्जाम्पल 92 यूरेनियम 238। मार्केट में से 5-5 ग्राम के अलग अलग सैंपल ले लीजिए, दोनों में से ही रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टी अलग होगी। बस इतना आपको लिखना है। यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 मार्क्स में अलग से आ सकता है, ये सब MCQs में आ सकता है। ठीक है, AMU, न्यूक्लियन, नंबर, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इतनी बात हमें समझ में आ गई। नंबर 8, नंबर 8 में बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला याद कर लो, R = R0 A⁻1/3।
जहाँ पे आर नॉट कॉन्स्टेंट होता है, ये मैंने आपको वीडियो भी देखने को कहा है फॉर्मूला वाला, उसमें भी आपने रटा होगा। तो एटलीस्ट देखो, अगर मान लो भगवान ने चाह लिया, भगवान की मर्जी के आगे हम सब इंसान कुछ नहीं कर सकते, अगर भगवान ने दे दिया न्यूमेरिकल, ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे? हवन करेंगे? हवन करेंगे नहीं, क्योंकि आपको यहाँ फॉर्मूला बता दिया है। अगर आपको दिख जाए कैलकुलेट द न्यूक्लियर रेडियस इफ इट्स ए इज दिस देन दैट, आप कंफ्यूज हो गए। लेकिन आपको ये तो याद है ना कि यार रेडियस का फॉर्मूला R बराबर R नॉट e⁻1/3। सवाल में देख लेना क्या इसका एटॉमिक मास नंबर कुछ दिया है ऐसे, जैसे मान लो 27 है, कहाँ गया 27 वाला एग्जांपल, ये रहा। तो 27 यहाँ रखोगे, 27 किसकी घात होती है? 3 की। तो आपका रेडियस कितना हुआ? 3R0। ये जो R0 होता है ना, एक मिनट, ये जो R0 होता है बच्चा, ये 1.1 फेम्टोमीटर से लेकर के 1.5 फेम्टोमीटर तक होता है। छोड़ के आओगे न्यूमेरिकल आया तो नहीं, थ्योरी लिखने को आ गई तो थ्योरी नहीं आएगा लिखने को यहाँ से रेडियस के बारे में, है ना। एमसीक्यूज बन सकता है, ऐसा एमसीक्यूज बन सकता है कि x1 27 है, रेडियस बताओ। 27 का मतलब 3 की घात 3। x2 64 है, बताओ रेडियस। 64 किसका घात होता है? क्यूब का, 4 का क्यूब। तो इतना तो पता होना चाहिए। नंबर 9 डेंसिटी। बच्चा याद रख कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हमेशा कांस्टेंट होती है, डेंसिटी कभी भी नहीं बदलती है। पता ही समझ में। ये कुल मिलाकर के 9 पॉइंट पहले पेज पे। अब 10वें पेज पर एक न्यूमेरिकल बन सकता है जो कि आपके एकदम स्टार्टिंग में रहता है बच्चा, इसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। वर्ड याद रखो, और ऐसा न्यूमेरिकल दिख जाए तो जो बता रहा हूं वो करना। एवरेज एटॉमिक मास अगर बोल दे तो इसका सवाल कैसा होगा? जैसे मान लो कि एक एलिमेंट है, सॉरी हमारे पास में 17 क्लोरीन 35 है, और एक और है 17 क्लोरीन 36, दोनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स हुए। इनकी ना बच्चों अबेंडेंस अवेलेबल है कि ये N1% है और ये N2%। अबेंडेंस मतलब अवेलेबिलिटी इन द मार्केट। साथ साथ में इनके मासेस भी दे रखेगा, क्वेश्चन में दे देगा कि 17 क्लोरीन 35 की अबेंडेंस 28% है, इसकी जो है 72% है, इसका मास इतना है, इसका मास इतना है, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास बताओ। तो बच्चा ये फॉर्मूला लगा देना, M1N1 प्लस M2N2 अपॉन में N1 प्लस में N2। छोड़ के मत आना, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा हूं ब्रह्मास्त्र के अंदर कि जहां से सामने सीबीएसई का शस्त्र आए और तू शस्त्रहीन हो जाए। बेटा तू शस्त्रहीन नहीं होगा, क्योंकि बाबा एसएसपी ने तुझे संसार के सबसे बड़े शस्त्र की शिक्षा दी थी है, एंड दैट इज ब्रह्मास्त्र। चला के ही आना मेरे लाल। तो अगर आपके पास M1 है, N1 है, M2 N2 रख दो, N1 प्लस N2, ये परसेंटेज रहेगा और ये मासेस रहेगा। क्या आप कर जाओगे? ये 10 पॉइंट। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर 2 और पॉइंट है, दैट इज 11वां नंबर। यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है, यस, एंड दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। बीई निकालिए। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, थ्योरी लिखने को नहीं आएगी, सुन लो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो आपको ये दिया है कि मास ऑफ प्रोटॉन इतना है 1.0078 U, ऐसा दिया रहेगा, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना है 1.0079 U, देखो दोनों का सेम है, खाली मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन, अरे नाइट्रोजन, ये दे रखा है 14.0078 U। नाइट्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? 7n14 से। ऑब्टेन इट्स बाइंडिंग एनर्जी एंड पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। क्या याद रहेगा? ये क्या निकालना है हमें? बाइंडिंग एनर्जी और पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। मतलब आपको ऐसा न्यूक्लियस से ये भी पूछ सकता है, ये सवाल पूछ ले तो आप क्या करोगे? हवन करोगे? हवन करोगे नहीं, जो आज यहां सिखा रहा हूं वो याद रखना है। सबसे पहले आप ये सिंबल याद रखो, डेल्टा M बोलते हैं इसको। आप क्या लिखोगे कि मास का डिफरेंस यानी मास डिफेक्ट, और इसको निकालने का तरीका है ZMP प्लस NMN माइनस में कैपिटल M। इतना लिखो। Z कितना होगा? 7। MP सवाल में दिया है। N कितना होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 में से गया तो 7। M क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस। रख दोगे। आपके आए हुए आंसर को 931.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना, यही आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। बस इतना ही करना है। एंड ये अगर भगवान ने चाहा तो हे प्रभु मेरे भोलेनाथ, प्रभु श्री राम, ये सवाल जरूर दे देना ताकि हर बच्चा इस चैप्टर से 3 मार्क्स राजा बाबू की तरफ आ जाए, है ना। तो अगर ये आ जाएगा तो बाकी कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि चैप्टर ही 3 मार्क्स का है। या तो एक आक MCQ आएगा,
सैम्पल पेपर में इस चैप्टर से एमसीक्यू मैंने ना के बराबर देखा है तो आ सकता है, टिच क्या हूँ। बाइंडिंग एनर्जी, अच्छा सर पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बोले तो इसका मतलब है जो बाइंडिंग एनर्जी आई उसी को ए से डिवाइड कर दो। पर न्यूक्लियन, कितने न्यूक्लियंस होते हैं, ये आपका जो होता है ना, यही आपका होता है ए, उसी को भाग कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछे, बाबा का बच्चा है रे अपन, रॉकी भाई का बच्चा है, अपन फिजिक्स की दुनिया बनाएगा, अपने को आता है। पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोले, रॉकी भाई ने सिखाया है, अपने को आता है। क्या ये कॉन्फिडेंस आया बेटा? दैट्स इट। अब आजा धड़ाके के साथ। कितने मिनट हुए? मैंने बोला था ना 20 मिनट में सिखाऊंगा। यस 15 मिनट हुआ है। आजा मेरे लाल, अब सिखाता हूं तेरे को न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, या इस टॉपिक को ऐसे भी याद रखो, न्यूक्लियर फिजन। कुछ ही पॉइंट है इसके खाली। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है एक न्यूट्रॉन को जब आप हैवी न्यूक्लियस पर मारते हो, हैवी न्यूक्लियस मतलब 92 यूरेनियम 238, तो इस यूरेनियम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। फिर से, एक न्यूट्रॉन को 92 यूरेनियम 238 पे मारते हैं या यूरेनियम पे मारते हैं तो इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन। अगर बेटा हम इस एनर्जी को कंट्रोल कर ले गए तो यह मानव जाति के लिए उपयोगी होता है। इसका उपयोग आप बिजली बनाने में कर सकते हो, जिसे पावर प्लांट कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और आप याद करो कि अगर यह कंट्रोल नहीं कर पाए, यह अनकंट्रोल है, एनर्जी लगातार फटते ही जा रहा है, तो परमाणु बम हो गया, कहानी रिपीट हो जाएगी पाकिस्तान के साथ, अरे मतलब हिरोशिमा नागासाकी। तो अनकंट्रोल अगर है बच्चा, तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब बोला जाता है। इतनी बातें याद रहेंगी तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार अगर मान लो लिखने के लिए आ गया एक्सप्लेन न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, तो आप इतना लिखोगे ना, एग्जामिनर खुशी से आपको मार्क्स देगा। क्या कि एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम पर मारते हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है, वो ऊर्जा उष्मा के फॉर्म में होती है, मतलब हीट के फॉर्म में होती है। अगर हम उस हीट को कंट्रोल कर ले गए तो वो पावर प्लांट बोला जाएगा, लेकिन अगर नहीं कंट्रोल कर पाए तो न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाएगा। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। यहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं। थ्योरी पूछेगा तो 3 मार्क्स में पूरा ही पूछ लेगा, या एक एमसीक्यू यहां से, एक बाइंडिंग एनर्जी से और एक जो आइसोटोप आइसोमर बताया वहां से, है ना। तो जितने पॉइंट्स बताए उतने पॉइंट्स याद रखने थे। कितने पॉइंट्स हुए यहाँ पर? 11 ना। तो इस चैप्टर के 12 पॉइंट। अब 12 पॉइंट में ये 12 पॉइंट न्यूक्लियर के साथ में ऐड करना। सबसे पहला बच्चा, हमें मॉडरेटर का यूज करना पड़ता है। एमसीक्यू डायरेक्ट पूछ लेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर किसका होता है, तो नॉर्मल वाटर, भारी पानी, ग्रेफाइट एंड बेरिलियम, बस ये 4 होते हैं, याद कर लेना। मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना। ये क्या करते हैं बेसिकली? मॉडरेटर का मतलब है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेजी से अगर न्यूट्रॉन चलेगा तो चैम्बर से बाहर निकल जाएगा। अब उतना डीप में मत जाओ, आप याद रखो। दूसरा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है चैम्बर का, उसको कंट्रोल करने के लिए कूलेंट का यूज़ करते हैं। कूलेंट में क्या होता है? मोल्टन सोडियम होता है। ये आपका एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है बच्चा लोग। मोल्टन सोडियम होता है और साथ साथ में पानी आता है, पाइपलाइन के थ्रू पानी आता रहता है चैम्बर में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ताकि टेम्परेचर कंट्रोलेबल रहे। तीसरी प्रॉब्लम होती है न्यूट्रॉन का निकलना। यहाँ देखो ये फटता है ना, तो यूरेनियम है, फट गया यूरेनियम, तो न्यूट्रॉन भी बाहर निकलेंगे। उन्हें कंट्रोल करने के लिए ये आप एक फॉर्मूला लिखोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना अगर आया तो। लिखने के लिए नहीं आया तो याद रखिए एमसीक्यू के तरीके से, कि के का एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी टाइम पर एमिटेड न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय इंसिडेंट न्यूट्रॉन, एमिटेड न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय इंसिडेंट न्यूट्रॉन। तो बच्चा अगर एमिटेड न्यूट्रॉन और इंसिडेंट न्यूट्रॉन है तो इसके 3 केस बनते हैं, के बराबर 1, के ग्रेटर देन 1 एंड के लेस देन 1। सोच के देखो, के बराबर 1 हुआ तो एमिटेड भी 5 है, इंसिडेंट भी 5 है, तो ये दोनों अगर सेम हो गए तो इसको क्रिटिकल स्टेट बोलते हैं। आप याद रखो, इसे क्या कहेंगे? क्रिटिकल स्टेट होता है। ये ग्रेटर देन कब होगा? जब इंसिडेंट 5 है, इमीडिएट 10 है, 10/5 2 बढ़ गया ना, ग्रेटर देन 1, 2 आया मतलब ग्रेटर देन 1। इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल स्टेट। ये प्रॉब्लम है सुपर क्रिटिकल स्टेट, क्योंकि के ग्रेटर देन 1 हुआ, तुम यहां से 5 मार रहे हो, 10 निकल रहा है, तुम उस 10 को कंट्रोल नहीं किए तो 10 20 को बनाएगा, 20 50 को बनाएगा, तो यू हैव टू कंट्रोल दैट। इसीलिए जैसे ही क्रिटिकल स्टेट बनती है तो एक कंट्रोल
रॉड्स, क्योंकि कैडमियम, ना यहाँ से एमसीक्यू याद रखो, ये एमसीक्यू बन सकता है, एक कैडमियम और बोरोन की बनी होती है, वो कंट्रोल रॉड्स चैम्बर के अंदर जाती है और एक्स्ट्रा एमिटेड न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। धीरे धीरे प्रोसेस कूल डाउन होता है और चला जाता है K<1, इसे कहते हैं सब क्रिटिकल स्टेट। ठीक है, और सब क्रिटिकल स्टेट के अंदर क्या होता है, कंट्रोल रॉड्स वापस अपने पोजीशन पर आ जाता है। समझ गए, ये एमसीक्यू बन सकता है। अगर थ्योरी आ गई भाई साहब अपने को आता है, अगर एमसीक्यू आ गया भाई साहब बाबा का बच्चा अपने को आता है। बोलो कॉन्फिडेंस आया, सिया बल रामचंद्र की जय हो बच्चा लोग। जटा कटा हम्र मन निलिम्प निर्झरी विलोल विच्ची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धधक गधक ज्वललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षणम मम। जय हो, जय जय शंभो। हे भोलेनाथ, मेरे सही बच्चा पार्टी को पास अच्छे मार्क्स से कराइएगा। चलिए क्लियर ना, तो कैडमियम एंड बोरोन सा बनता है। लीजिए एक और टॉपिक हो गया। अगला जो टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन। प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे अच्छे से चट करके जाइएगा, रट्टा मार लीजिए, क्योंकि कुछ भी कर लो, अगर एमसीक्यू आ गया जुगाड़ तो करोगे इधर उधर से, लेकिन अगर आ गया तो इसमें कोई फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन नहीं है। एनसीईआरटी के सबसे लास्ट वाले पेज पर ये 4 रिएक्शन है, ये देखिए कहाँ गए। अरे शुक्ला जी ने लिया नहीं है, बट भोकाल रिवीजन वाले उस स्लाइड के अंदर आप जाओगे ना बच्चा, भोकाल रिवीजन वाले स्लाइड के अंदर तो आपको मिल जाएगा, या एनसीईआरटी का सबसे लास्ट वाला जिसमें अभी मैंने कल ही भोकाल बैच में पढ़ा है 1H1 1H1 2He3, देखो मैं भी भूल रहा हूँ, प्लस यहाँ पर V होता है प्लस E प्लस होता है, तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है। ऐसे टोटल 4 रिएक्शंस हैं, इसे रट ही लेना बच्चा, कुछ नहीं कर सकते, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बाबा एसएससी पहली बार बोल रहे हैं रटने के लिए। अगर ये टफ है भी तो इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स का एमसीक्यू पूछेगा, लिखने को कभी नहीं आता, 100% नहीं आता, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं याद होता तो दूसरा चीज़ हम कर लेंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस है ना, ओके। बाकी अगर रट लोगे तो यार कहने के लिए ब्रह्मास्त्र है ना बैक बेंचर से, बट सच में सभी को हेल्प करेगा ये, राइट, ओके। चलो, तो ये चैप्टर भी होता है हमारा समाप्त। कितना टाइम लिया मैंने बच्चा लोग? एग्जैक्ट 20 मिनट लिया है, 20 से 25 मिनट। आज आप ड्यूल नेचर के अंदर घुसते हैं। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबे लंबितम भुजंग तुंग मालिकम टमट्टमट्टमट्टम निनादवा डमर्वयं चकार तंड तांडवा तनोतु नः शिवः शिवम तनोतु नः शिवः शिवम। आइए बच्चा लोग, अब हम बात करते हैं चैप्टर एटम की। मॉडर्न फिजिक्स का एक और शानदार चैप्टर, और यहाँ से आप समझ लीजिए तीनों जो हैं मिला करके 12 मार्क्स के हैं ना, 11 12 13, तो यानी कि 4 मार्क्स का है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से 4 पूछ ले तो वहाँ से 2 पूछेगा, क्योंकि मैंने 3 बोला, 3 4 समझ के रखो। अगर यहाँ से एक कम रखे तो सेमीकंडक्टर से 7 की जगह पर 8 मार्क्स का पूछ लेगा। तो बेटा इसको भी, अच्छा न्यूक्लियर में टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 12 13। वो 12 13 पॉइंट्स याद रहे ना, तो चैप्टर का कुछ भी क्वेश्चन है तुम कर लोगे, 1 2 इधर उधर जा सकता है, बट 4 मार्क्स में से 3 तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आइए मैं इसके अंदर भी आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ। पॉइंट वाइज याद रखोगे तो सब चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। रुदरफोर्ड की कहानी पे हम नहीं जाते हैं, क्योंकि थ्योरी लिखने को नहीं आता है। हम रुदरफोर्ड के मेन मुद्दों की चर्चा करते हैं। पहला मुद्दा, इस मुद्दे के हिसाब से एक न्यूमेरिकल बन सकता है, और वो होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या होता है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है और ये जो न्यूक्लियस है गोल्ड फॉइल का, ये यहाँ आया और इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है। जब ये अल्फा पार्टिकल, ये पॉजिटिव वाला अल्फा पार्टिकल इसके इधर जा रहा होगा, तो गोल्ड की फॉइल में एक एटम है, तो एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, अल्फा भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये रिपेल करेगा। जिस वक्त इसने रिपेल किया होगा उस वक्त बच्चों इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ईके, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि वो चल रहा था फिर सडनली वो रुक गया, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? यस, पोटेंशियल एनर्जी माइलाल। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन में R को ही आप क्या कहोगे? मिनिमम डिस्टेंस। के मतलब 9 × 10⁹, Q1 का मतलब होता है अल्फा पार्टिकल मतलब कि 2 × E, और Q2 का मतलब है गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस का चार्ज, तो ये होता है गोल्ड का 79 एंड देन E। याद कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? 79 E।
Q बराबर Z ही होता है ना, इसलिए Z79 होता है अपॉन में D मिनिमम। ये पेड बैच में एक बच्चा पूछ रहा था, आप में से किसी को भी पेड बैच ज्वाइन करना है? अब तो कोई मतलब नहीं है, आज आखिरी दिन है, अब सीधा नीट वीट करना चाहते हो तो कर लेना। तो अगर मान लो आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर सवाल सुन लो ध्यान से। पहले ही सवाल रुदरफोर्ड से क्या हो सकता है, रुदरफोर्ड के टॉपिक से पहला पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सवाल में ऐसा बोलेगा कि भैया अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, मतलब ये दे रखा है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। बताइए कि मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये सब दे रखा है E 1.6 -90, तो डी मिनिमम नहीं निकाल सकते। अगर ये 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज है, मेगा मतलब 10⁻6, EV मतलब 1.6 × 10⁻19 जूल, इतना करके भी फॉर्मूला रख के भी डी मिनिमम खाली इक्वल्स टू करके छोड़ दोगे तो भी एग्जामिनर अगर ये 3 मार्क्स का सवाल है आपको वह 1.5 मार्क्स देगा। समझ गए? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ बेटा। लास्ट में कैलकुलेशन आपसे नहीं हो पाएगा, जो पूरे साल नहीं पढ़े हैं नहीं हो पाएगा। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करता हूँ बच्चा, एक सच्चाई बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर मैं बोलूँगा नहीं बेटा इसको करके आना, तो तुम उसी में लगे रहोगे, बाकी चीज़ छोड़ के आ जाओगे। बड़ा भाई हो ना, तो सच्ची बात बोलूँगा तो बुरा मत लगा करो किसी भी चीज़ का, दिल से सारी चीज़ें कहता हूँ, आपके लिए ही भले। बाकी अगर कर लो तो अच्छी बात है, कर ही लोगे बच्चा, लोग अच्छे से हो जाएगा तुम लोग, है ना? लेकिन यही एक सवाल है, ऐसा नहीं है, बाकी चीज़ें भी करनी है। तो अगर आ जाता है तो कर लीजिए न्यूमेरिकल, नहीं आता तो छोड़ के पूरा मत आना, यहाँ के बाद छोड़ देना, ठीक है? तो भी आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ना, ये ऐसा पूछ सकता है, दूसरा पॉइंट यहाँ से एमसीक्यू की फॉर्म में ऐसा पूछ सकता है, बाकी हर चीज पता है आप लोगों को। एक्सप्लेन द फेलियर, हाँ, फेलियर ऑफ रुदरफोर्ड। बाकी 2-3 और पॉइंट है कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली होता है, एटम का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस वाला होता है, वो तुम्हें पता ही है। एक्सप्लेन रुदरफोर्ड्स फेलियर क्यों हुआ? तो इनके हिसाब से फेलियर इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने बोला न्यूक्लियस के आसपास के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो लगातार एनर्जी को रेडिएट करता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने नोटबुक में लिखते भी रहना, ये एनर्जी को क्या कर रहा है, लगातार रेडिएट कर रहा है। अगर एनर्जी को रेडिएट करता है यार, तो न्यूक्लियस उसको धीरे धीरे खींचता, तो इलेक्ट्रॉन आकर के स्पाइरल आकार में न्यूक्लियस के साथ मिल करके खत्म हो जाता तो पृथ्वी नहीं रहती, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो एटम नहीं है, एटम नहीं तो न्यूक्लियर, एटम का स्ट्रक्चर नहीं है तो पूरा ब्रह्मांड नहीं है तो सब खत्म। पर ऐसा नहीं है, सब है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं छोड़ रहा होगा। तो 2 मार्क्स में लिखने के लिए आ जाए कि एक्सप्लेन द की पॉइंट्स ऑफ रुदरफोर्ड, तो पहला पॉइंट लिखोगे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फिर लिख देना क्या होता है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि रुदरफोर्ड क्यों फेल हुआ था? रुदरफोर्ड फेल इसलिए हुआ था बिकॉज इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन विच इज लाइंग इन द ऑर्बिट कंटिन्यूअसली एमिटिंग द एनर्जी, if it is continuously emitting the energy, that means it will slowly ended its journey, it is going to end its journey in the nucleus, which is not possible, that's why Rutherford model failed। ठीक है, फिर तीसरा एक पॉइंट बच्चा, अगर मान लो पूरा रुदरफोर्ड ही लिखने को आ गया, तो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है, ये रुदरफोर्ड साहब ने बताया था। और एटम का सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, यह भी रुदरफोर्ड साहब ने बताया था। और इनका एक ग्राफ होता है बच्चा, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, इसे ऐसे याद रखिए, यह है स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल वर्सेस एंगल। तो एंगल जैसे से बढ़ता है ना, अल्फा पार्टिकल की संख्या स्कैटरिंग वाली घटती जाती है, ठीक है? तो ये डायग्राम अगर दिमाग में रहता है तो रख लीजिए, वरना डायग्राम भूल गए तो कोई बात नहीं, की पॉइंट्स आपको याद है अगर थ्योरी लिखने को आ गया तो, अदरवाइज एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा तो भी मैंने बता दिए क्या क्या हो सकता है। तो ये आपके की पॉइंट्स रुदरफोर्ड के इतने सारे, डन, ठीक है। इसके बाद बेटा इस चैप्टर से मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बोहर मॉडल। अगले 5-10 मिनट दीजिए, बोहर मॉडल आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है बोहर मॉडल में, बोहर मॉडल के पोस्टुलेट लिखने के लिए आ सकता है, ये अलग से थियरी लिखने के लिए आती है। पहला मॉडल में आप लिखेंगे कि न्यूक्लियस के आसपास में बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। इंग्लिश में आप लिखेंगे आउट ऑफ सो मेनी ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज सिलेक्ट्स दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई। पहला क्लियर, पोस्टुलेट नंबर 1। फिर लिखना इसी के अंदर एक पॉइंट और, इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूमता है उसे हम स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह की एनर्जी को रिलीज नहीं करता है, ठीक है? ओके। दूसरा पॉइंट, जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और अगर हायर से लोअर में जाता है तो एनर्जी को रिलीज करता है।
और यह एनर्जी का डिफरेंस E2 माइनस E1 HF के बराबर होता है। अगर मान लीजिए थियरी लिखने को आ गई, ऐसे पूछेगा राइट डाउन द बोहर्स मॉडल्स पोस्टुलेट, तो आप ये चित्र मत बनाना, आप लिखना आउट ऑफ सो मेनी ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन विल सिलेक्ट ओनली दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। L मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों mvr, दैट इज nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, ओके। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में है, द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज नोन एज स्टेबल ऑर्बिट एंड इट इज नॉट एमिटिंग एनी एनर्जी, ये कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करता। दूसरा पॉइंट, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी इट विल एब्जॉर्ब्स द एनर्जी, क्योंकि नीचे से अगर ऊपर जाना है, एक सीढ़ी छोड़ के आपको ऊपर जाना, तो आपको ऊर्जा लगानी पड़ेगी। आपकी वाली ऊपर रहती है, आप नीचे रहते हो, है सर खुश कर दिए बट पगला लोग। शुक्ला नीचे रहता है, शुक्ला ऊपर रहते, तो शुक्ला जाएगा ऊपर की तरफ, हाँ एनर्जी दे दो पप्पा, फिर मैं जाता हूँ ऊपर, और शुक्लाइन ऊपर है बेटा, शुक्लाइन के पापा वहीं बैठे हैं, शुक्ला को दबा के मारेंगे, शुक्ला फिर नीचे आ जाएगा, शुक्ला जितनी एनर्जी देके गया था एनर्जी छोड़ देगा, समझ गए। तो दिस शुक्ला एंड शुक्लाइन इज अ कैरेक्टर ऑफ द एसएसपी बाबा क्लासरूम। सो लोअर से हायर में क्या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर में जाकर एनर्जी रिलीज करेगा, दैट्स इट। ये 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, अगर ये नहीं आया तो ये समझ लीजिए पक्का होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये पक्का होगा। रुदरफोर्ड का चांस कम है लेकिन इसका चांस ज्यादा है, पक्का। यहां लिख देता हूं पक्का वाला। ठीक है, चलिए तो पक्का वाला, पक्का वाला, पक्का वाला, पक्का वाला, पक्का वाला, पक्का वाला, पल्ला पक्का, पक्का पक्का पक्का, ओके पक्का 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 पक्का। ये किस रेडियस, रेडियस 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 एंड एनर्जी दोनों साथ में ही आता है बाय द वे, रेडियस एंड एनर्जी। ठीक है, तो रेडियस हमें निकालना और एनर्जी निकालनी, ध्यान दीजिए बच्चा लोग। तो आप सबसे पहले क्या बनोगे, एक न्यूक्लियस बनाना, आप नहीं बनोगे, न्यूक्लियस बना देना, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दिखाना, v वेलोसिटी से चल रहा है, ये आपका रेडियस बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चा, तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो घूम रहा है तो mv²/r, ये आपका क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर, k का मतलब 1/4 पाई अपसलान नॉट, q1 का मतलब इलेक्ट्रॉन, q2 का मतलब न्यूक्लियस में कौन रहेगा, Ze, कैसे, q बराबर Ne, n की जगह z आ गया, तो z पहले से है, e पहले से है, तो Ze का स्क्वायर, ये एक का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर दे दीजिए 1। फिर आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम बोहर्स मॉडल, अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम बोहर्स मॉडल। तो जब आप बोहर मॉडल का यूज करोगे तो क्या लिखोगे, mvr, ये रहा आपके सामने ही है, दैट इज nh अपॉन 2 पाई। लिखना कुछ नहीं है, स्टेप्स को ध्यान देते जाओ सर क्या कह रहे हैं। फिर दोनों तरफ स्क्वायर मार देना, m² v² r² n² h² अपॉन में 4 पाई का स्क्वायर बराबर, इसे दे देना इक्वेशन नंबर 2। फिर सीधा लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से बेटा यहाँ पर v² की वैल्यू अपने को रखना है और r निकालना है। r आप तुम डायरेक्ट लिख देना n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन में पाई m Ze का स्क्वायर। ठीक है, बाकी आप रखना चाहो तो रख लो, यही आंसर आएगा। अगर आप ये भूल गए तो आपको एटलीस्ट ये लिख देना है 0.52 n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। प्लीज याद रखिए, न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रेडियस डिराइव हो गया। ऐसा ही करना है आप लोगों को, ऐसा ही करना है। आप चाहो तो यहाँ से v² निकाल के वो v² की वैल्यू यहाँ रखो, रेडियस इतना ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एनर्जी की। यो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कहाँ थे, थोड़ा सा मैं गैप ले लिया क्योंकि बाहर कोई ऑफ कैबिन में आ गया था, तो मैंने कहा चलो पहले वो काम पटा लेते हैं। हाँ जी, तो हमें रेडियस 0.52 n²/z एंगस्ट्रॉम याद रखना है। अब हम बात करेंगे इसी के अंदर एनर्जी की। तो बेटा देखो, टोटल जो एनर्जी होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, यही होता है। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv² होती है। अब तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन देखो, हाफ mv² लाने के लिए मैं r को इसके साथ कट कर दूं, यहाँ पर सॉरी r² भी है, ये r को इससे काटूं स्क्वायर से, तो ये r चला गया, अब यहाँ mv² बचा। फिर यहाँ 1/2 लाऊंगा तो यहाँ भी 1/2 लाना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है ना। तो अगर मैं यहाँ हाफ mv² लाऊंगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली 1/8 हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, Ze² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन r। ठीक है,
फिर माइनस, माइनस क्यों आ रहा है वो बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के का मतलब 1/4πε0 एंड देन जेड का स्क्वायर एंड देन अपॉन में आर। बटा सिंपल याद रख मेरे लाल, यहाँ 8 आया तो यहाँ 4 लिख देना, अगर तुम भूल गए इन केस तो, है ना। मुझे भरोसा आप नहीं भूलोगे क्योंकि आप इतना घिस रहे हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप लिख लिख करके पढ़ रहे हो। लेकिन 8 आ गया तो यहाँ 4 कर देना, ऊपर सब कुछ सेम है। ये के है, Q1 आपका इलेक्ट्रॉन है, Q2 आपका जेडी है, तो जेडी का स्क्वायर अपॉन में आर। एलसीएम लोगे ना तो आपका आंसर यही आएगा, माइनस जेडी स्क्वायर अपॉन में 8πε0 एंड देन आर। फिर लास्ट में लिख देना बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस, ये वाला। तो फाइनल जो आंसर आपका निकल करके आएगा माइनस me4 जेड स्क्वायर अपॉन 8ε0 का स्क्वायर एन स्क्वायर एंड देन एच का स्क्वायर। दिस इज बच्चों टोटल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखना कि मास ई ε0 एच ऑल इज कांस्टेंट, ये सबके सब कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू लास्ट में अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं। इसके बाद क्या आपको स्टेप लिख देना, क्या मैं बताता हूँ। वैल्यू भी एक बार सुन लो, याद हो जाए तो अच्छी बात है, तो लिख के आना, छोड़ना मत। एच की वैल्यू 6.625 10 - 34, ई की वैल्यू याद होना चाहिए 1.6 10 - 19, एम यानी मास दैट इज 9.1 10 - 31। ठीक है, ε0 8.85 10 - 12। अरे वाह सर, बहुत सारा चीज़ बता देते हैं। मैं जा रहा हूँ पापा, मैं जा रहा हूँ ऋतिक रोशन बन के। चलिए ऋतिक रोशन बन गए, आपके चेहरे पर इसी बहाने स्माइल तो आ जाएगी। सारी वैल्यू रखेंगे बच्चा लोग, तो जो एनर्जी आएगा वो -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर होगा, एंड दैट टू ईवी एंड स्पेशली फॉर द हाइड्रोजन। ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, फिर से सुन लीजिए। अगर बोहर मॉडल लिखने को आया तो ये नहीं आएगा, और अगर ये आ गया, ये नहीं आ रहा है, अगर ये आप क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आया तो ये नहीं आएगा, लेकिन करना तो दोनों पड़ेगा ना, कुछ कह नहीं सकते। अगर मान लो बच्चा ये आ गया पक्का वाला रेडियस एंड एनर्जी, तो आपको यहाँ से यहाँ तक करना है। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आपको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए याद रखी हैं। जैसे अगर आपसे ऐसा पूछ ले बच्चा ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ध्यान से देखना, फिर यहीं आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कैसा, एक वर्ड आपको दिखेगा बच्चों, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन स्टेट एनर्जी बताओ, ऐसा न्यूमेरिकल में आपको दिख जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट, फोर्थ एक्साइटेशन स्टेट, कम से कम 4 एक्साइटेशन स्टेट अभी जो रटवाऊं वो रट लेना। हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या देखा, -13.6 डिवाइड बाई एन का स्क्वायर ईवी। हम अगर n बराबर 1 रखेंगे तो आंसर आएगा -13.6 बटे n का स्क्वायर, मतलब कि 1। हम n बराबर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 13.6 बटे 4 करेंगे तो -3.4 ईवी, ये भी ईवी। हम n बराबर 3 रखेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, भाग करोगे तो माइनस में 1.51 ईवी। कम से कम बच्चों ये 4 याद रखो आप लोग, कम से कम याद रखो। n बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 ईवी। अब सुनना सवाल बहुत अच्छे से, अगर आपसे एग्जामिनर या पेपर में ऐसा सवाल आया, न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल आ सकता है, मैं आपको हर तरीके की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए कि बताइए फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी क्या है, 2 मार्क्स का सवाल, तो आपको क्या याद रखना है, एक्साइटेड मतलब नीचे से ऊपर जाना, फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब यहां से यहां जाना, मतलब n बराबर 1 से जंप मार के n बराबर 2 में जाए, उसे हम फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट कहते हैं। कितना सिंपल है ना। अगर आपको बोल दे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब इतनी एनर्जी कि 1 से जंप मार के 2 में चला गया, अगर यहां से यहां चला गया तो थर्ड, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड, ये आपका सेकेंड एक्साइटेड और ये आपका थर्ड एक्साइटेड। चमका। अब बात आती है कि एनर्जी कितनी, तो बच्चों फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब इन दोनों का गैप, यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो कितना हो गया, -3.4 माइनस इनिशियल एनर्जी -13.6। तो आप जानते हो माइनस माइनस प्लस होता है, इसको सॉल्व कर लो, आ गया लगभग 10.2। सेकेंड का मतलब हुआ 1 से कहाँ चला गया, 3 में चला गया। ठीक है, इसको सेकेंड एक्साइटेड बोलते हैं। तो इन दोनों का एनर्जी गैप, मतलब इसमें से इसको घटाओगे तो 12.02 ईवी आएगा। क्या आप एमसीक्यू अगर ऐसा पूछूं तो आप बता पाओगे? मान लो अगर एमसीक्यू में ऐसा सवाल आ गया 12.02 ईवी कौन सा एक्साइटेशन स्टेट है, तो 12.02 का मतलब हुआ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि 12.02 में फर्स्ट और 3 के बीच में हम देखते हैं, और ये आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। ऐसे ही थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ही फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ही फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, लेकिन हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही याद रखना है, इतना कम से कम। चौथा में तो ये आपका इन्फिनिटी है, ये आपका इन्फिनिटी है, बराबर। ये आपका हो गया पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 न्यूमेरिकल के लिए। दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना बच्चों, अगर कहीं पर भी आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल दिखाई दे, ये आप लिख लो के ना बच्चा। और पता है
ये सारी चीज़ों को 60 सेकंड में भी मैंने एक्सप्लेन किया। मैं आपको बताऊंगा, होमवर्क दूंगा, होमवर्क जरूर किया करो। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ऐसी एनर्जी देना कि वो जीरो में चला जाए। तो आप सोचो -13 में कितना जोड़ोगे कि जीरो हो जाएगा, +13। तो अगर हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बताओ, तो वो +13.6 हुआ, मतलब n बराबर 1 से इन्फिनिटी। अगर मैं बोलता हूं सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बताओ, मतलब सेकेंड से वो यहां चला गया। अगर मैं बोलता हूं कि थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल बताओ, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल बताओ, तो वो यहां से यहां चला गया। हर बार आपको इतनी ऊर्जा देनी है कि वो जीरो हो जाए। और अगर सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल रहा हूं तो +3.4 आंसर है। फर्स्ट बोल रहा हूं तो 13.6 है, सेकेंड बोल रहा हूं तो +3.4 है, थर्ड बोल रहा हूं तो +1.51 है। समझ में आई सारी बातें? एक बार अच्छे से फिर से सुन लो। आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब ऐसी ऊर्जा देना कि जिससे वो चला जाए इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे जाने का मतलब जीरो हो जाए। देखो जीरो हो जाए, तो जीरो देने के लिए यहाँ से कितना देना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस, -13.4 है, यहाँ से प्लस दे दूंगा तो जीरो चला जाएगा। -1.51 पे है, +1.51 दे दूंगा तो जीरो चला जाएगा। 0.85 पर है माइनस में, प्लस दे दूंगा तो ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। खत्म, ये भी हो गया। अब इसके बाद बच्चा न्यूमेरिकल आता है आपके लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड से। कैसे सवाल आते हैं उन्हें समझिए ध्यान से। तो आपको एटलीस्ट ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, ठीक है, एंड फंड, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड। तो लाइमन के लिए फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू r 1/1² माइनस 1/n², ये 1 नंबर से रहता है। बामर के लिए होता है 1/λ इज इक्वल टू r 1/2² माइनस 1/n²। पास्चन के लिए होता है 1/λ इज इक्वल टू r 1/3² माइनस में 1/n²। 3 के बाद 4 आएगा, 1/λ इज इक्वल टू r 1/4² माइनस में 1/n²। इसके लिए होगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/5² माइनस में 1/n²। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछ ले बच्चों, यहाँ पर n है तो इसके n की शुरुआत इससे आगे ही से ही करिए, 2 3 4 डैश डैश डैश। यहाँ n की शुरुआत कहाँ से होगी, 3 4 5 डैश डैश डैश। यहाँ n की शुरुआत कहाँ से होगी, 4 5 6 7 7 7, क्योंकि 3 ऑलरेडी है। यहाँ कितना 4, तो n की शुरुआत कहाँ से होगी, 5 6 7 डैश डैश डैश। यहाँ कितने से शुरू होगा, 6 7 8 डैश डैश डैश। सबसे पहला सवाल न्यूमेरिकल अगर आता है तो कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, सुनिए ध्यान से। थ्योरी आ जाए तो अपने को आता है, न्यूमेरिकल आ जाए तो अपने को आता है। सर ये फॉर्मूला याद रखना है और इसके रिलेटेड कहानी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे बोले कि कैलकुलेट फर्स्ट लाइन वेवलेंथ, ठीक है, फर्स्ट लाइन वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। तो भैया बोल रहा जा रहा है ब्रैकेट सीरीज का फर्स्ट लाइन वेवलेंथ बताइए, है ना। क्या बोल रहा है, फर्स्ट लाइन वेवलेंथ बताइए। आज तक मैंने ये वाला पेन यूज नहीं किया, आज करके देखता हूँ, बड़ा अच्छा होता है। सलोनी मैम हमेशा चिढ़ाती हैं, आप ऐसे लिखते हो मोटा मोटा, इससे बढ़िया आता है। तो कैलकुलेट फर्स्ट लाइन वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज ये रहा। अब ये ब्रैकेट सीरीज हमने पकड़ लिया, अरे वाह अच्छा लिखा रहा है, ब्रैकेट सीरीज पकड़ा। इस ब्रैकेट सीरीज में एन कितना लेना है, तो बेटा वहां बोला है फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन मतलब 5 रखूंगा। अगर मान लो सवाल में बोलता है सेकंड लाइन, तो मैं एन की जगह पर ये रखता, ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन। और यही चीज सब में है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन, खत्म। सो 1/λ इज इक्वल टू r 1/, हाँ 1/ कितना था, 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, फिर माइनस कहाँ गया n, n की जगह पर आ जाएगा 5, यानी कि ये कितना हो गया 25। इसको सॉल्व करेंगे तो r 25 में से 16 जाएगा तो 9, यहाँ पर 16, यहाँ पर 25, ठीक है। और ये आपका 1/λ चल रहा था, तो λ इज इक्वल टू कितना हो गया 16 गुणे 25 डिवाइडेड बाई 9 एंड देन r। क्या यही आपका आंसर है? जी सर। आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, आप r की वैल्यू रख देना, दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ गए, आर की वैल्यू 1.097 10⁻⁷ इतना भी करके आओगे भाई साहब तो चल जाएगा। अब आप बताओ, क्या मैं कोई भी लाइन पूछ लूं आपको आ जाएगा? तो कमेंट करके बताओ कि बामर का तीसरा लाइन का वेवलेंथ में n कितना। ये रहा बामर तीसरा लाइन,
यानी 5, यहाँ 5 रखूंगा, सॉल्व कर दूंगा, खत्म। ये पहला पॉइंट का न्यूमेरिकल हो सकता है। ऐसे दूसरा और क्या पैटर्न में सवाल पूछ सकता है, तो दूसरे में आपसे ऐसे पूछता है मैक्सिमम वेवलेंथ। बेटा याद रखो, कोई भी क्वेश्चन में मैक्सिमम वेवलेंथ कोई भी सीरीज का हो, उसमें n की सबसे मिनिमम वैल्यू लीजिएगा। जैसे अगर मुझे बामर का मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो मैं n की सबसे छोटी वैल्यू लूंगा। अरे छोटी वैल्यू यही है ना, 3, यहीं से तो शुरू हो रहा है, तो हम हमेशा n की मिनिमम लेंगे। तीसरा पॉइंट, अगर हमें मिनिमम वेवलेंथ पूछा है, क्या पूछा है, मिनिमम वेवलेंथ, तो हम हमेशा n की क्या लेंगे बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम कितना होता है, इन्फिनिटी। यानी अगर मान लीजिए लाइमन का मिनिमम बोला है, तो मैं यहाँ n बराबर इन्फिनिटी रखूंगा, कट जाएगा r/1 लैम्बडा बराबर 1/r, दैट्स इट। इससे बाहर का और कुछ सवाल नहीं पूछ सकता। तो अगर स्पेक्ट्रल सीरीज से सवाल पूछे, सचिन सर ने सिखा दिया। अगर थ्योरी से पूछे, सचिन सर ने सिखा दिया। अगर एमसीक्यूज पूछे, सचिन भैया ने सिखा दिया। क्लियर? चलो, आपके पास अच्छा खासा समय है बच्चा लोग, कल का उसको सही तरीके से यूटिलाइज करिएगा, बराबर। तो मिनिमम वेवलेंथ n बराबर मैक्सिमम और इन्फिनिटी, मैक्सिमम वेवलेंथ n इज इक्वल टू मिनिमम, तो ये हो गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो आ जाओ। तो ये होता है समाप्त आप लोगों का। यहाँ पर मात्र 4 स्लाइड के अंदर आपको सारी बातें समझा दी गई हैं, इसीलिए इसे टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करके लेक्चर्स को अच्छे से याद कर लेना। क्या क्या पॉइंट सिखाया है उन्हें बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे आज के आखिरी चैप्टर पर। अगले 20 से 25 मिनट में हम आपको सिखा देंगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर भी। बेटा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से ना एक क्वेश्चन तुम समझ लो पक्का, हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने देखा है, एंड दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन, और एक न्यूमेरिकल। तुमको इस तरीके से बताऊंगा कि चाहे न्यूमेरिकल आए तुम करके आओगे, तुमको थियरी पूछे तुम करके आओगे, बस ध्यान से सुनना। अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक न्यूमेरिकल और दी ब्रोगली का इक्वेशन, दैट्स इट। इससे बाहर और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। इतनी पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे, बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट है बेटा, सिर्फ क्वालिटेटिव चीजें हैं बच्चा पार्टी। इसका मतलब ये हुआ मेरे लाल कि यहाँ से कोई थियरी नहीं आएगी, लेकिन एमसीक्यू हो सकता है, या काक न्यूमेरिकल हो सकता है, कहानी हो सकती है, ग्राफ हो सकता है। इसलिए बढ़िया से समझ लो, खाली पॉइंट वाइज याद रखना। तो सबसे पहले डायग्राम लेता हूँ। ऐसे डायग्राम की आवश्यकता है नहीं, लेकिन डायग्राम आपको समझा दूंगा फट से, देखो तुरंत समझ में आएगा। ये इस तरीके से एक चैम्बर है, यहाँ से लाइट आती है, ये लाइट किसी प्लेट पर गिरती है, इसको फोटो सेंसिटिव प्लेट बोलते हैं एस। और यहाँ पर एक प्लेट होता है, इसको कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर मतलब जो कलेक्ट करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सी पर जमा होंगे। सी पर जमा होने के लिए बच्चा यहाँ पर हम लोग एक ऐसा सोर्स लगा देते हैं। मान लो कि ये प्लस है, ये माइनस है। अगर ये प्लस है मतलब बैटरी का ये सी वाला जो टर्मिनल है प्लस है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो अगर मैं यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर दिखाऊंगा तो करंट इसमें से चलने लगेगी। तो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल बढ़ाने पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसमें से चलने वाली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लगातार बढ़ते रहे, ठीक है। करंट सैचुरेट हो जाती है। करंट सैचुरेट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लगातार इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। कितने निकल सकते हैं? जितनी एस की कैपेसिटी होगी। एस 100 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। 100 इलेक्ट्रॉन से मान लो 100 एम्पियर की करंट बना, तो तुम यहाँ कितना भी बैटरी वोल्टेज बढ़ाते रहो, ये एसी सोर्स है मतलब ये प्लस है, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाते रहो। तो अगर हम वोल्टेज लगातार बढ़ा रहे हैं, करंट भी आपका बढ़ रहा है, बट आफ्टर सम टाइम करंट बिकम सैचुरेटेड, सैचुरेशन करंट, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको याद हुआ। पहला पॉइंट क्या रखेंगे हम? अगर मान लो एमसीक्यू में आ गया कि ड्यूल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर इफ वी आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल देन देयर इज अ चेंज इन करंट, यस नो, कंटिन्यूअस और सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड ऑप्शन में क्या आएगा? सैचुरेटेड। दूसरा पॉइंट, ठीक इसका उल्टा करिए। अगर हम यहाँ माइनस कर दे, जो कि होगा क्योंकि अल्टरनेटिंग सोर्स है, अगर ये माइनस होगा तो जाहिर सी बात है बच्चा लो कि ये माइनस इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। यहां मैं माइनस बढ़ा रहा हूं, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर से ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां जाना बंद कर देंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन जाना बंद कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो होगा। एक झटके में जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन साइको नेचर के भी होते हैं। आपको पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर हम पोटेंशियल को घटाते हैं, सॉरी नेगेटिव पोटेंशियल लेकर के आते हैं,
क्या लेके आते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल लेकर के आते हैं, तो हमारा करंट डिक्रीज हो रहा है। किसी एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पे, कोई एक नेगेटिव पोटेंशियल पर हम पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा जो करंट है वो क्या हो गया, सडनली जीरो हो गया। जब करंट आपका जीरो हो जाए, मुझे इसमें ज्यादा मजा आ रहा है, चलो पेनवा में, जब आपका करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसी नेगेटिव पोटेंशियल को बेटा कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद रहेगा, व्हाट इज एसपी, एसएसपी तो सुना है सर, एसपी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर से सुन लो, यहाँ प्लस था, इलेक्ट्रॉन आए, करंट बढ़ा, सवाल ये है कि क्या वोल्टेज बढ़ाऊंगा करंट बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, लेकिन लाइफ टाइम तक नहीं, सैचुरेट हो जाएगा। फिर इसको नेगेटिव करो, इलेक्ट्रॉन की संख्या रिपेल होगी, करंट घट जाएगा, एक झटके में जीरो नहीं होगा क्योंकि कुछ इसमें साइको इलेक्ट्रॉन भी है। मैं लगातार नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन इसको पार नहीं कर पाएगा। जब पोटेंशियल ऐसा हो नेगेटिव कि जिसमें करंट आपकी जीरो हो जाए, उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन बच्चा लोग, अगर मैं लगातार करंट बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब है लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ रही होगी, क्योंकि उसके साथ साथ नंबर ऑफ फोटोन्स भी बाहर निकल रहे हैं। फोटोन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह दीजिए, यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, यहां से आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं, करंट भी बढ़ रहा है। तो एक ग्राफ याद रखो, ऐसा पूछ सकता है, दिस इज इंटेंसिटी, दिस इज करंट, इसका ग्राफ स्ट्रेट आएगा। जितना इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट उतना बढ़ेगा। पांचवा पॉइंट, ड्यूरिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है बच्चों, तो उस वक्त आपके पोटेंशियल से निकलने वाली एनर्जी का मतलब होता है वर्क मतलब होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। उस वक्त एनर्जी अपनी पूरी ताकत के साथ रहेगा इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए हाफ mv² मैक्सिमम। ये इलेक्ट्रॉन पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर के खड़े हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे भारतीय जवान हैं, तो आप बताइए भारतीय जवान ढीले ढीले होकर के जाएंगे, ये माइनस पाकिस्तानी सेना है, ये इलेक्ट्रॉन हमारी सेना है, तो हमारी सेना को पाकिस्तान रोकने की कोशिश कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल के माध्यम से, तो हमारी सेना अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी लगाएगी ना। आंसर है यस सर। तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा तो एनर्जी आपका हाफ mv² मैक्सिमम। सवाल ऐसा पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन की चाल बताइए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 10 वोल्टेज, यहाँ 10 रख दो, E 1.6 10⁻⁹ रख दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 रख दो, Vmax निकाल लो, पहला न्यूमेरिकल यहां से बन सकता है। ये इतनी ही चीजें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में याद रखनी है, बराबर। अच्छा, अब बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन की, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये और बहुत ही सिंपल सा है बच्चा, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये लिखने के लिए आ सकता है, थ्योरी लिखने के लिए आई है, यस ये लिखने के लिए आता है, फोटो इलेक्ट्रिक नहीं आता बट ये थ्योरी लिखने के लिए आता है। तो आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट बच्चा, जैसे ये मेटल है तो किसी भी मेटल के अंदर पॉजिटिव आयंस तो होंगे ही होंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा। यहां से एनर्जी आया, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है मिनिमम, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको 10 जूल जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, तुम 10 जूल दोगे तो इलेक्ट्रॉन मरा हुआ पैदा होगा, मतलब ऐसे निकलेगा तो सही हुई, लेकिन चल नहीं पाएगा। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि ऑलवेज गिव्स द एनर्जी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। जैसे मान लो 12 जूल, रिक्वायरमेंट कितनी थी इस इलेक्ट्रॉन को पैदा करने के लिए, 10 जूल, हमने दिया 12 जूल, ये समझ लो तो आप लिख पाओगे। तो 12 जूल दो हिस्सों में टूट गया, 10 और 2, ये हमारी गिवन एनर्जी है, ठीक है बेटा, ये वर्क फंक्शन है, और ये जो बचा हुआ एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है यार, एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती। तो 12 तुमने दिया, उसमें से 10 तो वर्क फंक्शन में चला गया, बाकी बचा हुआ 2 इसको चला देगा, बे चलो बे, क्योंकि हमारे पास अभी भी 2 जूल बचा हुआ है, तो उतनी एनर्जी से वो चल लेंगे, वही उनकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, हाफ mv² मैक्सिमम। तो आप बना लो स्टेटमेंट। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए लिखने के लिए आ गया, एक्सप्लेन द अल्बर्ट आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन ओवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन ही सेड दैट द एनर्जी should be greater than the work function. Energy should be greater than the work function. Then this given energy 12 joule, तो 12 मत लिखना, खाली इतना लिखना, this given energy will be converted into two things. Some part will be converted into work function while rest part will be converted into half mv² maximum. बन गया इक्वेशन, देखो कैसे खुपाच। तो पहले एक्सप्लेनेशन, और दूसरे पॉइंट में क्या है, छोटा सा डेरिवेशन,
और तीसरे पॉइंट में आपको एक ग्राफ बनाना है। ठीक है बच्चा, चलो देखो। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन बता दिया, डेरिवेशन दिखा देता हूँ। तो आपने जो एनर्जी दिया बच्चा वो कितना दिया, HF जितनी एनर्जी दी, ठीक है। और वर्क फंक्शन को फाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। बचा हुआ एनर्जी आपका हाफ mv² मैक्सिमम। बिल्कुल ऐसे ही करना आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ। ओके, तो अब यहां से हम हाफ mv² मैक्सिमम को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये HF माइनस फाई नोट हो जाएगा। ये हाफ mv² को लेके आया। हमने देखा था हाफ mv² मैक्सिमम क्या बोला जाता है, EV नॉट, HF माइनस में फाई नोट। ये आपका इक्वेशन हो गया। यहीं से बहुत सारे सवाल बनेंगे बेटा, मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो, आप V नॉट को सब्जेक्ट बनाओगे तो HF अपॉन में E माइनस में फाई नोट अपॉन में E। याद रखना MCQ आ सकता है। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है। दिस इज V नॉट, V नॉट को इस पे रखो और फ्रीक्वेंसी को यहाँ रख दो। यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए वाई एक्सिस को माइनस पे कट कर दो। ये आपका स्लोप है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप बेटा आपका H अपॉन E, ये इंटरसेक्ट है और ये आपका फाई नोट अपॉन में E है। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन, एक ऐसा ग्राफ बनाया हुआ है MCQ में ऐसा। ये मेटल A है, ये मेटल B है। बोला बताओ किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, बोलो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, बता दो। A का या B का? सर जाहिर सी बात है B का, क्योंकि A के लिए फाई नोट अपॉन E इतना सा ही है, लेकिन B के लिए फाई नोट अपॉन E इतना है। तो जो पहले होगा ना उसका छोटा होगा, जो बाद में होगा हमेशा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, समझ गए। तो अगर मान लीजिए 2 मार्क्स में ये लिखने को आ गया या 3 मार्क्स में लिखने को आ गया अल्बर्ट आइंस्टाइन, तुमको दिख गया खाली ससुरा, अल्बर्ट आइंस्टाइन से एक्सप्लेनेशन ओवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले ऐसा चित्र बनाना, इलेक्ट्रॉन को ऐसा ऐसा दिखा देना, यहां से ऐसे एनर्जी गिरते हुए दिखाना, यहां लिखना गिवन एनर्जी। फिर क्या स्टेटमेंट होगा, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन द गिवन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, देन दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 थिंग्स। Some part of energy will be converted into work function, while some part will be converted into kinetic energy. Thus, given work function kinetic, ये सब्जेक्ट, यही आपका EV नोट था, अभी देखे थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर था, ये आ गया। अब यहां से कैसा न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल देखो बच्चों, और उसी न्यूमेरिकल में तुमको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा सिखाऊंगा कि जो बच्चा पहली बार भी देख रहा होगा वो सारा क्वेश्चन करके आएगा। ये बाबा SSP की गारंटी है। आइए सवाल बताता हूं। ऐसा सवाल आपके पेपर में होगा गारंटेड, अगर न्यूमेरिकल आता है तो। इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन से मैं आपको 4 पैटर्न के सवाल बता रहा हूं। ध्यान से सुनना बेटा, सब क्लियर हो जाएगा। इवन MCQ भी हो सकता है। सवाल सुनिएगा क्या है। सवाल यहाँ कहता है वर्क फंक्शन ऑफ गिवन मेटल। छोड़ के नहीं आना है। अगर न्यूमेरिकल आ जाए, मान लो थियरी नहीं आया, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन नहीं आया, MCQ आ गया, MCQ जुगाड़ कर लिए, बट न्यूमेरिकल आ गया, तो छोड़ना नहीं है। क्या करके आओगे, डेटा लिखोगे और फॉर्मूला लिख के आओगे। आपको कसम है बच्चा लोग हमारे और आपके प्यार की, जो इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, छोड़ना नहीं है कुछ भी। और अगर अच्छे हृदय से सुन लोगे, अच्छे बढ़िया से, सच्चे हृदय से, तो आपको समझ में भी आ जाएगा करना क्या है, आंसर भी लेके आ जाओगे। वर्क फंक्शन ऑफ गिवन मेटल, डेटा पहचानो। ये वर्क फंक्शन हो गया, लिख दिया। सर फाई नॉट कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज एंड अ लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इतना। ये मेटल पे गिरा, यानी वेवलेंथ लैम्बडा कितना, 12300 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर स्ट्राइक्स द सरफेस, सरफेस पर गिरा, तो आंसर द फॉलोइंग। पहला, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हैपेंस और नॉट, क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देने के लिए आपके द्वारा गिराई हुई एनर्जी एटलीस्ट वर्क फंक्शन के या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो। क्योंकि वर्क फंक्शन का क्या मतलब होता है, सुन लो। जैसे मान लो ये मेटल है, अब इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 10 EV जितनी एनर्जी चाहिए। मैं गिरा रहा हूँ 9 EV, तो ये नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। मैं गिरा रहा हूँ 10 EV, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा बट मरा हुआ पैदा होगा, चल ही नहीं पाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला, 10 है तो 10 से ज्यादा दो, 11 EV। पहले सवाल का आंसर बोलता है भैया क्या होगा, तो वो जानने के लिए हम वर्क फंक्शन हम निकाल लेते हैं कि कितना एनर्जी वेवलेंथ लेके आ रहा है। अगर वो वर्क फंक्शन के बराबर है तो होगा, वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो भी होगा, बट उससे कम है तो नहीं होगा। पहला सवाल क्लियर हुआ। अगर ये पूछ ले कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है या नहीं होता है, गिवन वेवलेंथ इतना है, तो क्या करें, तो हम सबसे पहले इसका एनर्जी निकालेंगे। और बेटा याद रखना एनर्जी का फॉर्मूला Hc/λ होता है। अब एक ट्रिक बताता हूं जो कि आपके पेपर में काम आएगा। जब भी आप E बराबर Hc/λ लगाएं तो H और C का पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, इसको रट लें। 12300 बटे में वेवलेंथ आपका एंगस्ट्रॉम में है, यहाँ 1230 कर दीजिए।
इसे 1230 कर दीजिए, 1230, ठीक है, 1230, 1230 एंगस्ट्रॉम, तब आपका आंसर ऑटोमेटिकली ईवी में आ जाएगा। वैसे आंसर जूल में आता है, बट यहाँ पर आप ऐसा सेट किया गया है कि अगर ये 1230 एंगस्ट्रॉम में है तो आपका आंसर ईवी में आता है। तो देखो 1230 से ही कट जाएगा तो बचा कितना, 10 ईवी। समझ गए ना? तो अब देखिए एनर्जी कितनी है आपकी, 10 ईवी। वेवलेंथ जो गिरा रहे हैं उसकी ऊर्जा 10 ईवी है। चाहिए भी कितना, 9 ईवी। चाहिए कितना, मात्र 9 ईवी। गिरा कितना रहे हो, 10 ईवी। इसका मतलब है पैदा होगा। यस, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल हैपन। दूसरा पार्ट, अगर मैं आपसे पूछता कि बच्चा यहां 10 होता और यहां भी 10 होता तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता, 0। क्यों होता ना 0? क्यों होता 0? क्यों होता 0? क्योंकि चाहिए भी 10 था, तुम दे भी 10 ही रहे हो, तो वो अगर उसको वो बाहर निकलेगा तो मरा हुआ पैदा होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन में ये तो सीखे। लेकिन जरूरत है 9 की, छोड़ रहे हो 10 की, मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से अच्छी बात है। तो अब दूसरा सवाल क्या पूछता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए ईवी नॉट बराबर में HF माइनस में फाई नॉट। एक बात याद रखना, जो बच्चे गलती करते हैं, लास्ट क्लास में बता रहा हूं, सब याद रखो। HF यानी HC बाई लैम्बडा आपके ईवी में है, कितना है, 10, और फाई नॉट आपका ईवी में है 9, तो ये कितना आ गया, 1 ईवी, और ये है बच्चा ईवी नॉट, ई से ई कटा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया, 1 वोल्टेज। याद रहेगा। एग्जाम में कोई भी डिजिट हो छोड़ के मत आना, लिख के आना एटलीस्ट फॉर्मूला। देन सी पार्ट बोलता है मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालेंगे? तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए हमारे पास में ये देखो ईवी नॉट है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। यहां से वी मैक्स को सब्जेक्ट बना के दिखा देना, 2 ईवी नॉट अपॉन में एम एंड दैट अंडर रूट। ई की वैल्यू रख देना, वी नॉट की वैल्यू रख देना, एम की वैल्यू रख देना, ई 1.6 × 10⁻19, एम 9.1 × 31, छोड़ देना। इसके बाद कैलकुलेट अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो जितना आप कर सको उतना कर देना। यहाँ के बाद में आंसर लेके आ जाना, वरना छोड़ देना। वी मैक्स हो गया। इसी में क्या पूछ रहा है आपसे लास्ट में, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। याद रखो सीधा सीधा, जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, वही मैक्सिमम एनर्जी है, बस खाली आपको ई कर देना है। तो मैक्सिमम एनर्जी आपका हो जाएगा यहाँ 1 वोल्ट है, ये आपका 1 ईबी। बस इसको रट लो बच्चा, ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन दिखेगा, हम डेटा लिखेंगे, एटलीस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का फॉर्मूला तो पटक ही देंगे। ये हो गया, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन आता है, अपने को आता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का सवाल पूछता है, अपने को आता है। इसके बाद और क्या चीज हो सकती है? इसके बाद एकदम लास्ट बच्चा, डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसके 4-5 इक्वेशन है जो कि आपने हमारे वीडियो के अंदर भी देखा था, उसे समझा देता हूं, इसे याद करके जाइए। डी ब्रोगली इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो उसमें भी हमें क्या करना है, तैयार रहें। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा बराबर h अपॉन में mv होता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ h अपॉन p भी लिख सकते हो, दैट इज मोमेंटम। दूसरा mv यानी मोमेंटम, यानी कि बच्चा h अपॉन में अंडर रूट में 2mk, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m होता है। अगर सवाल में कहीं काइनेटिक एनर्जी दिया है तब आप p के जगह पर अंडर रूट 2m लिख दोगे। तीसरा, वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन में 2m, काइनेटिक एनर्जी के जगह पर e मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। अगर कहीं पर भी वोल्टेज दिया है तो ये, इसको पूरा तोड़ देंगे तो 12.27 अपॉन अंडर रूट v वोल्टेज, एंड दैट टू इन एंगस्ट्रॉम। और चौथा, अगर मान लो टेम्परेचर से रिलेटेड वेवलेंथ बोले तो h अपॉन में अंडर रूट में 3m kb इंटू t लिखना। यहां से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, कैसा, मोमेंटम वाला, ये कम चांस है, ये है, ये है, ये है। अगर आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का कहीं भी न्यूमेरिकल दिखे तो वो चेक करना कि क्या उसमें वोल्टेज दिया है, तो ये सूत्र लगा देना, एटलीस्ट ये लिख के आना। फिर वो तुमसे न्यूमेरिकल हो या ना हो बात की बात है, बट ये लिख के आना। डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है बेटा और उसके अंदर टेम्परेचर है, तो ये फॉर्मूला लिख के आना, बस इतना करके आना, ठीक है। तो आज भी ऑलमोस्ट 2 घंटे के क्लास में आपका पूरा मॉडर्न फिजिक्स इस तरीके से करा दिया है मैंने कि जो बच्चा पहली बार भी फिजिक्स देख रहा होगा वो भी आराम से 19 मार्क्स में से 12 मार्क्स से 13 मार्क्स लेकर के आ सकता है। अब आज की बात सुने, आपके पास में आपका 4 दिन जो मैंने आपसे वादा किया आपके रोकी भाई ने पूरा करा दिया। ब्रह्मास्त्र डे 1, डे 2, डे 3, 4, ये चारों के चारों जो शस्त्र हैं बच्चों, शस्त्र,
इन्हीं शस्त्र से आप सीबीएसई का संहार कर सकते हो। अंतिम क्षणों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, आपसे हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि बस ये 4 लेक्चर ही आपको करने हैं। इन 4 लेक्चर के अलावा आप एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, और सारे के सारे फॉर्मूला का रिवीजन जो मैंने आपको कल भी कहा था करने के लिए, वो कर लेना। मात्र यही चीज आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरा रिवाइज करें, और रिवाइज करने के लिए आप वार्म अप मैच की प्लेलिस्ट का यूज जरूर कर लो, क्योंकि जो यहाँ पढ़ा दिया मैंने अगले 4 दिन के अंदर आपको, जो भी पढ़ा डे 1 डे 2 डे 3 और आज डे 4 में, वही तमाम चीजों का निचोड़ इस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। 60 सेकंड के अंदर 10 बजे सुबह आपकी एग्जाम होगी। जिन बच्चों की एग्जाम हॉल में जाने से पहले ईयरफोन लगा करके सारे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, सारे शॉर्ट्स को, और मोबाइल में ईयरफोन में सुनते रहना। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये चारों लेक्चर समझ में अच्छे से आ गए हैं, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कराया है सब आ गया है, फॉर्मूला सब याद आ गया है, तो बच्चा आपसे रिक्वेस्ट है 200 एमसीक्यू, एमसीक्यू में आप फिर भी जुगाड़ लगा लोगे, 200 एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एक बार सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर की ये आए तो कैसे करना है वो धड़ाधड़ देख लीजिए, और इसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है बच्चों। ठीक है, तो लीजिए, सारे के सारे मेरे जो विद्यार्थी बैक बेंचर्स हैं जिनको डर लग रहा था, उनके लिए ये सीरीज हो जाती है यहाँ पर समाप्त। लेकिन आपका और मेरा रिलेशन खत्म नहीं होगा। परिणाम की चिंता मत करिए बच्चा, इस वक्त आपको बस कर्म करना है, मेहनत करना है, और वो करते रहो। फेल कोई भी नहीं होगा। जितना पढ़ाया उतना अगर अच्छे से आता है, जो मैंने टेक्निक आपको बताई है वो फॉलो करोगे, फेल कोई नहीं होगा। फेल वही बच्चा होगा जो पेपर में कुछ लिख के नहीं आएगा। जो बच्चा उससे रिलेटेड लिख के आता है वो पास जरूर होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, पेपर चेक करने जा चुका हूँ, सो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब मैं एग्ज़ाम के जिस दिन आपकी एग्ज़ाम है, यानी आपके पास कल का गैप है, पढ़ लीजिए। मैं रात में आपसे लाइव चैट के माध्यम से आपको बेस्ट विशेष भी भेजने आऊँगा। लेकिन बच्चा यूट्यूब पर समय जाया मत करना। आपको बहुत जगह पर दिखेगा कि आ जाओ आखिरी दिन में हम और 10-12 घंटे पढ़ लेते हैं। नहीं, सेल्फ स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वरना फेल हो जाओगे। जितना पढ़ाया वही इनफ है इस ब्रह्मास्त्र के अंदर। लाइव तो मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं उन बच्चों को बोलता हूँ कि जो पूरा 4-5 महीने से पढ़े हैं उनके लिए वो हेल्प होगा। अब लास्ट में आप न्यूमेरिकल फिजिक्स के करने जाइएगा ना, पास नहीं हो पाएंगे। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये आपको हकीकत बता रहा हूँ। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो जस्ट अभी अभी शुरू किए हैं पास होने के लिए। दैट्स वाई दिस सीरीज इज ओनली फॉर द बैक बेंचर्स, राइट? एंड नॉट ओनली फॉर द बैक बेंचर्स, इवन जो बच्चे मार्क्स अच्छा लाना चाहते हैं, जो पूरा पढ़ चुके हैं, उनको फटाफट एक बार रिवाइज करना है, तो भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात करूँगा मैं लाइव सेशन के अंदर। लाइव सेशन भी आप लोग देख ही रहे हो कि 70 में से 70 लाने के लिए बाबा एसएसपी का रॉकी भाई अवतार 7.2.0 चल रहा है। चाहो तो आप देख सकते हो, लेकिन आप ना देखो, आपसे यही गुजारिश है। आप ये ब्रह्मास्त्र का ही प्लेलिस्ट अच्छे से चट कर जाओ, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। भौकाल मचाना मेरे शेर, आग लगा करके आना, डरना मत। आंखें बंद करोगे, बाबा एसएसपी आपके साथ होगा, बोलेगा बेटा इस क्वेश्चन में ये कर, इस क्वेश्चन में ये कर, छोड़ के मत आ, ठीक है? तो इसी शुभकामना के साथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए आपको यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ। आप कर्म करते रहना, आपको 16 घंटे देना है। ये वीडियो ख़त्म होते ही पूरा चाट जाओ इसको अच्छे से, और मुझे इंस्टाग्राम सचिन सर फिजिक्स पर टैग करना, बाबा एसएसपी। आपने जो कहा हमने वो कर लिया है, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा लोग। जय जय शंभू। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन do whatever you want to do, man, but don't forget to do all the things which I have discussed here in this class. Love you all. Take care. Jai. All the best. Chak de phate.